नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट, लीगल, इस पे तो बहुत लिख सकते हो, बहुत सारा। लिखो, मैं इसके अंदर पॉइंट वन, पहले लिख दो लॉ, बस हाइफन डालो। अच्छा, लॉ मतलब कायदा कानून। कोई कायदा कानून लाने से पूरे बिजनेस में इम्पैक्ट पड़ता है क्या? एग्जाम्पल, कोई एक एग्जाम्पल, ऐसा कौन सा लॉ लाने से पूरे बिजनेस में इम्पैक्ट पड़ गया? हाँ, वन इज जीएसटी, लिखो वन, उसका आगे हाइफन डाल के लिखो वन, जीएसटी। हाँ, कोई तो बोल रहा था कंपनी। हाँ, एक्सीलेंट, बैन ऑफ प्लास्टिक बैग्स। अरे इंडस्ट्री खत्म हो गई, प्लास्टिक जो बना रहे थे ना, तकलीफ में आ गए, तो गवर्नमेंट के लॉ बनाने से क्या बैन बचता है, आया ना? हाँ, चाइनीज ऐप को बैन। बट अपने लिए तो तकलीफ ही नहीं था वो, अपने लिए क्या तकलीफ हुआ? सी वो सब तो अच्छे के लिए किया है, मतलब अपना इंडस्ट्री कैसा गया, इंडस्ट्री में देखो, डिमांडेशन बोलेंगे तो मुझे बताओ ऐसा कौन से इंडस्ट्री में फर्क पड़ गया? हाँ, कौन सा इंडस्ट्री ब्लैक मनी जनरेट कर रहा है? हम लोग बात कर रहे हैं कि इंडस्ट्रीज में फर्क पड़ना चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूंगा, सबसे पहले आपको क्या लिखा है, जीएसटी, तो जीएसटी की वजह से सब सब इंडस्ट्री में बहुत इंपैक्ट पड़ा है, चीजें महंगी हो गई, सस्ती हो गई, और बेनिफिट ही मिला है आपको डिटेल में अगर घुसोगे तो उसके अंदर, क्योंकि आपको ना आज सब चीज का आईटीसी मिलता है, पहले नहीं था। पहले जीएसटी आने के पहले ना तब बहुत महंगा था। जीएसटी आने के पहले ना, पहले एक्साइज लगता था, कस्टम एक्साइज ड्यूटी था, फिर एक सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता था जिसका क्रेडिट वगैरह नहीं मिलता था, प्रोडक्ट महंगा होता था, वो महंगा हो रहा है तो परचेज महंगा तो सेल महंगा, और अगर आप इंटरेस्ट रेट कर भी देते हैं ना तो आपको उसको सामने वाले को क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो वो बेचेगा और महंगा। ये आने की वजह से ना सबके लिए ना बेस्ट हो गया। दूसरा एग्जाम्पल क्या लिखा, प्लास्टिक बैन। अरे प्लास्टिक इंडस्ट्री बंद कर दिया कितने लोगों ने तो, यस और नो? बहुत रिसेंट की बात है, रिसेंट मतलब लास्ट वीक की बात है। मैं एक शॉप में गया था, तेरा छोटा सा दुकान, फूड ट्रक वाला, 10,000 फाइन मारा। आज के रेट में मुझे, मैं तो शॉक हो गया देख के, आज के रेट में भी फाइन मार रहे हैं वो लोग, आज के रेट में भी फाइन मार रहे हैं। और वो ऐसा ऐसा है कि उसके बाजू वाला भी बेच रहा है, सब बेच रहा है, उसका मूड यही दुकान से हुआ, उसका मूड ना यही दुकान से हुआ लेने का, आया प्लास्टिक बैग में दे रहा है। ऐसा एक नहीं आते, झुंड आता है कि देख के डर जाएगा सामने वाला, वो बोलता है सब जो लेने हैं ले लो पर जाने दो प्लीज, तो उसको बोला ओके, ये वो बोला, लास्ट में 10,000 में मांडवली की और गया, 10,000 लेके चला गया एक टाइम पे, प्लास्टिक बैन। उसके बाद जो भी कस्टमर है ना, सब पिश भी दिया, साला पिश भी दे तेरे को। हाँ। ऐसा है, कितना नुकसान हो गया जो ये बना रहे थे, कितना नुकसान हो गया, कितने लोग बंद कर दिए। अच्छा और बताओ ना, और बताओ, बहुत सारा चीज है इसमें। में लॉ बनाने से ना, लॉ है ना, लॉ, लॉ सबके ऊपर है, याद रखना, लॉ जो बनता है ना, तुम कोई भी हो, तुम कितने भी बड़े तोप हो। अच्छा है, एक बताता हूँ आपको, ये देखो, ए आर रहमान सुना है? ए आर रहमान सुना है? हाँ, भले वो ए आर रहमान है, ए आर रहमान को मालूम है लॉ के ऊपर नहीं है। ए आर रहमान, शाहरुख खान, मैं बता रहा हूँ ना, एग्जांपल दे रहा हूँ, लॉ के ऊपर क्यों नहीं है। शाहरुख खान को तो मालूम है ना, ये वांकड़े से बैन किया था, क्यों बैन किया? हाँ, क्यों बैन किया था? हाँ, वहां पर दारू अगर पीने का अलाउड नहीं है तो नहीं है, तुम कोई भी हो। अपने इधर भी गणपति नवरात्रि होता है, बराबर है, नवरात्रि 10 बजे के बाद बैंड बजाना शुरू, बराबर है, चलेगा?
तो वो लोग बैंड बजाएंगे, हाँ या ना? हाँ या ना? मैं एक्चुअली कल ही आप लोगों को ना मैं कल ही देख रहा था ऐसी मे बी रील्स में। तो कल ही था, एक लड़का ऐसा 10 बजे के बाद है ना कुछ पार्टी कर रहा है, और सब जगह से वो ये कर रहा है, और बाजू से पुलिस वाला आया। वो अभी शायद ट्रेंडिंग, आई डोंट नो वो है, मैं भेजने वाला था आप लोगों को, बाद में बोला था याद आया क्या वो, बट अभी सुन लो ना, आपको लाइव बताता हूँ मैं। सो ए आर रहमान का कॉन्सर्ट चालू था इन पुणे। ए आर रहमान, ए आर रहमान बहुत बड़ा बिग स्टार है, बट वो भी ना, वो भी एक मिनट, इसको किस तरीके से, किस तरीके से भगाया ना, वो दिखाता हूँ आपको। किस तरीके से भगाया ना इसको कॉन्सर्ट से। मतलब 10 बजे के बाद भी गाना गा रहा था। पुलिस वाले लोग आए, भले ही तो आप तुम ए आर रहमान हो, वो अपने घर पे। इधर पब्लिक को अगर तकलीफ है तो तकलीफ है। कोई तो लोकल ने ना कंप्लेन किया था, 10 बजे के बाद भी गाना गा रहा है। इसमें एक मिनट, आई एम नॉट श्योर, इसके ना कमेंट में जाता हूँ। ही इज एन ऑस्कर विनर। ऐसा छोटा मोटा आदमी नहीं है जो आके इंडियन आइडल वाला गाना गा के गया है। इज एन ऑस्कर विनर, अर्न मैनी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इधर ना एक ने ना बहुत 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 अच्छा लिखा था, जाने दो, गाली वाली भी लिखा है। तो तो नहीं, मुझे क्या बोलना है, मतलब लॉ, तो वही बोल रहा हूँ, लॉ की वजह से एनवायरमेंट में फर्क पड़ता है क्या? आंसर इज यस, बहुत फर्क पड़ता है। क्लियर है? अच्छा, लॉ से रिलेटेड लिख दिया हम लोग ने, और क्या लिखना है? हाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल का, बराबर है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल से बिजनेस में फर्क पड़ता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल गवर्नमेंट ने, एक मिनट, फर्क कब पड़ेगा, कब कंपलसरी कर दे तो। अभी तक तो ऐसा है कि वो बना रहे। सो सी पॉलिटिकल या लीगल कुछ इम्पैक्ट डाला है क्या उन्होंने? जैसे कि जैसे कि कुछ रूल बनाया है, पर इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर कुछ रूल बनाया है क्या अब तक? कंपलसरी आपको लोकल इतने किलोमीटर तक इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करना है, ऐसा कुछ बना है? तो इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा है। बाकी बिजनेस को कहाँ फर्क पड़ रहा है? अरे कितने लोग तो नहीं बना, बना रहा कौन है इलेक्ट्रिक व्हीकल? टाटा और ईथर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, गिने चुने 2-3 प्लेयर्स लोग, बराबर है ना? तो ये हम लोग है ना पीएलसी में याद रख सकते हैं। आज कौन सा स्टेज है मालूम है उसका? ग्रोइंग स्टेज है। कॉम्पिटिटर आ गए क्या? देख रहे हो क्या, देख रहे हैं मालूम है? मजा ले रहे, मजा। वीडियो देख देख के, अरे देख गाड़ी जल गया इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला। बराबर है ना? जब तक सक्सेसफुल नहीं होगा ना, तब तक हाथ नहीं डालते हैं। मेच्योरिटी के बाद ना सब चालू होंगे एक एक करके बनाने को। आज वो लोग ग्रोइंग स्टेज पे, ग्रो हो रहा है बॉस, ग्रो हो रहा है, बहुत लोगों के पास आ रहा है, धीरे 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 ग्रोथ हो रहा है उनका। आज ग्रोइंग स्टेज पे हो। तो पीएलसी के लिए याद रख सकते हो आप लोग ये, क्लियर? कल कुछ आएगा और एक नया ना, तो उसका डाउनफॉल चालू होगा, बाद में करते हैं डिस्कस। अब आ जाओ पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरमेंट, और बताओ और बताओ। ये आईसीआई, आईसीआई का भी कोई पॉलिटिकल या लीगल इम्पैक्ट पड़ता है क्या? पॉलिटिकल या लीगल इम्पैक्ट मेरे को बताओ। आईसीआई ने सिलेबस ही चेंज कर डाला। आईसीआई ने न्यू सिलेबस कर दिया। इम्पैक्ट पड़ा कि नहीं, सबके ऊपर पड़ा कि अपने क्लास के ऊपर ही पड़ा है? तो आईसीआई का वजह से भी, बराबर है ना, आईसीआई की वजह से भी पॉलिटिकल या लीगल इम्पैक्ट पड़ता है। क्लियर है? तो सेकंड पॉइंट लिखो ना, दूसरा और एक लिखा था। पॉइंट नंबर 2 और एक लिख लो। ये पॉइंट नंबर 2 मतलब वही, इसमें एग्जांपल ये लॉ के अंदर ही मैं लिखा रहा हूँ। लिकर बिजनेस, लिकर लिकर। क्या हो गया लिकर बिजनेस से? इम्पैक्ट पड़ता है क्या लिकर बिजनेस में? गवर्नमेंट, अच्छा एक मिनट,
लिकर बिजनेस अगर गवर्नमेंट बैन करेगा तो कुछ होएगा क्या? वो मालूम है ना, बहुत कुछ है लो। वो ज़ोंबीज बन जाएंगे, पागल हो जाएंगे। बराबर। खाना बंद हुआ चलेगा, पीना बंद नहीं होना चाहिए। बराबर। सो महाराष्ट्र में एटलीस्ट, बराबर है ना, यहाँ पर अगर बंद हो गया तो बंद ना होगा ना हो सकता है। बराबर। इधर जीएसटी वाले कुछ नहीं कर पाए तो फिर, तो मुझे वही बोलना है, ऐसा कोई जैसे कि एग्जाम्पल अगर आपको मालूम होगा, गुजरात में बैन है, बराबर ना मैडम? गुजरात में पीते हैं लोग। हाँ, इसलिए गुजरात गुजरात में जिसको पीने का मन हुआ ना, वो किधर जाता है? किधर जाता है? नहीं पता आपको? नहीं जाते हो? गोवा है। अच्छा, नहीं पता किधर जाते हैं आप लोग? मतलब पहचान वाले लोग कोई जाते रहेंगे कि नहीं? उधर है ना, 1 मिनट। दमन, दमन नजदीक है, बाजू में। उधर आप लोग जाओगे ना, गोवा भूल जाओगे। उधर से वही काम करने के लिए जाते हैं, और स्पेशली जब गुजरात से जाते हैं, बहुत नजदीक है। तो किस दिन मूड हुआ ना पिकनिक मनाने का, तो बोलते पिकनिक मना के आते हैं उधर। और उधर जाएंगे पिकनिक क्या मनाए, तो कुछ है ही नहीं। पिकनिक मनाने के लिए कुछ है ही नहीं। पिकनिक मनाने के लिए कुछ है ही नहीं, सिर्फ उधर पीने को मिलता है। ये तो एग्जाम्पल वही सब बराबर है, तो इससे इम्पैक्ट पड़ता है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आ जाओ, मॉड्यूल ओपन कर लो फटाफट। Political legal environment takes into account elements like general level of political development. जनरल लेवल ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, इसके अंदर क्या क्या आता है वो बात हो रहा है अभी। सबसे पहले जनरल लेवल ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। सर जनरल लेवल ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट मतलब एग्जाम्पल, अल्कोहल इज बैन इन क्रिकेट स्टेडियम। अल्कोहल इज बैन इन क्रिकेट। भले ही तुम शाहरुख खान हो, कोई भी बहुत बड़ा सुपरस्टार हो, उसके बाद कभी आने भी नहीं दिया उसको उस जगह पर। उसको चाहिए ना वो ऐसा, वो स्टेडियम ना खुद बना सकता है, खरीद सकता है। पर उसको क्या बोला मालूम है, तुम बना खरीद सकते हो ना, तो दूसरे जगह जाओ और बनाओ खरीदो, इधर आने का अलाउड नहीं है। द डिग्री मतलब लॉ इतना ऊपर है। जनरल लेवल ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, डिग्री टू विच बिजनेस एंड इकोनॉमिक इश्यूज हैव बीन politicized, the degree of political morality, the state of degree of political morality, the state of law and order, political इसके अंदर क्या क्या एग्जाम्पल है, 4-5 एग्जाम्पल भी याद रखोगे, मोर देन इनफ। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बराबर है। पर्पसफुलनेस ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज, स्कोप एंड टाइप ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन, ये इससे आप ए आर रहमान को याद रखो, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी। It is partly general to all similar industry and partly specific to individual. सर जनरल टू ऑल, उसका एक एग्जांपल दे दो। 1 मिनट। जनरल टू ऑल, 1 मिनट। जनरल टू ऑल एग्जांपल इज जीएसटी का एप्लीकेशन, और स्पेसिफिक टू इंडिविजुअल एंटरप्राइज मतलब प्लास्टिक बैन। बराबर ना, तो ये एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री बैन हुआ है, एक इंडस्ट्री या इंडिविजुअल एंटरप्राइज वो लोग का बैन हुआ है। बराबर। और जनरल टू ऑल मतलब सभी के लिए है जीएसटी के वजह से इम्पैक्ट। और बहुत सारे आप रूल्स कंसीडर कर सकते हो, पॉल्यूशन वाला कि गाड़ी इतना एक एक्स अमाउंट के ऊपर धुआं नहीं छोड़ना चाहिए, वो सब भी तो आ गया इसके अंदर। बिजनेस इज हाईली गाइडेड एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट पॉलिसीज, यस और नो? अगर उन्होंने नहीं बनाया तो लोग एनवायरनमेंट का सत्यानाश कर देंगे। इनफैक्ट अभी मुझे याद नहीं आ रहा, नहीं तो वो भी आपको वीडियो दिखाता था। ऐसा है ना कि कंस्ट्रक्शन किया, जो आई एम नॉट श्योर कि क्या था उसमें उसमें ऐसा था ना कि कंस्ट्रक्शन किया था, कुछ एरिया ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा ले लिया था एरिया। मतलब एग्जांपल, अगर एक स्पेसिफाइड एरिया तक ही आपका प्रॉपर्टी होना चाहिए ना, उसे थोड़ा सा ज्यादा किया था।
तो उन्होंने ना पूरा तोड़ डाला, पूरा प्रॉपर्टी को तोड़ डाला। थोड़ा ऐसा नहीं कि उतना, बिकॉज ऐसा है कि अगर घर इतू सा ज्यादा है तो इतना सा तोड़ सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते कि तोड़ के ऐसा ऐसा कर दो, पूरा घर ही तोड़ दिया उधर से, बुलडोजर घुमा दिया था। वो था। और एक ये था कि आपने अगर बोलते हैं ना एनए प्रॉपर्टी, मतलब समझो कि ग्रीन एरिया, मिलिट्री एरिया, वहां पर अगर आपने कुछ कंस्ट्रक्शन किया है तो भी वो लोग तोड़ देते हैं, तो भी वो लोग तोड़ देते, अलाउड नहीं है वो सब। तो वही बोला है, बिजनेस इज हाईली गाइडेड एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट का पॉलिसीज, हेंस टाइप ऑफ गवर्नमेंट रनिंग अ कंट्री इज अ पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑन बिजनेस। मोदी जी लिख दो बराबर। कौन सा गवर्नमेंट देश चला रहा है ना, उस पर बहुत इंपॉर्टेंट है। A business has to consider the changes in regulatory framework. Business has to consider, yes or no? जो भी changes आ रहे हैं ना regulatory framework में, business has to consider and the impact on the business also. Example दिया हुआ है taxes। ऐसा नहीं बोल सकते मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है GST नहीं लगाना है मेरे को, जा कर सकते हैं क्या? business has to consider that fact। जो भी changes आ रहे हैं करना पड़ेगा उनको फॉलो, बिजनेस को फॉलो करना पड़ेगा। अगर प्लास्टिक बैन तो बैन करना पड़ेगा, बिग बाजार वाले लोग नहीं दे सकते, बिग बार क्लियर है, डीमार्ट वाले लोग नहीं दे सकते प्लास्टिक बैग। तो जो भी चेंजेस आएगा बिजनेस हैज टू कंसीडर। लेट इट बी एग्जांपल से दिया है टैक्सेस एंड ड्यूटीज, क्लियर। बिजनेस प्रीफर टू ऑपरेट इन अ कंट्री वेयर देयर इज अ साउंड लीगल सिस्टम, ताकि सब लोग कायदे से चले, बराबर है। इसलिए लोग प्रीफर करते हैं जहां पर गवर्नमेंट का भी इंटरवेंशन है, जहां पर कायदा कानून होता है ना, हम वहां पर काम करें। However, in any country, business might have a good working knowledge of major laws protecting consumers, competitions and, और इसलिए तो अपना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट होता है। वापस से क्या बोला है? एनी कंट्री बिजनेस मस्ट हैव अ गुड वर्किंग नॉलेज, मेजर लॉ फॉर प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर, कंपटीशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। नहीं तो लोग कुछ भी किसी को भी खिला दे। Business must understand the relevant law relating to the company's competition, intellectual property, foreign exchange, labor and so on. बिजनेस को ये सब रूल मालूम होना चाहिए। एग्जाम्पल अगर बोलेंगे तो लेबर लॉ मालूम होना चाहिए कि अगर आपके पास एक्स नंबर ऑफ वर्कर्स के ऊपर है तो आपको कंपलसरी है फैक्ट्री में कैंटीन रखने के लिए, कंपलसरी होता है, रूल है, फैक्ट्रीज एक्ट में लिखा हुआ है। तो कुछ कुछ चीजें जो रूल लॉ बनाया है कंपनीज को मालूम होना चाहिए, एंड इट इज डन फॉर द बेनिफिट ऑफ कस्टमर्स। वो बात हुआ यहाँ पर। ए डन। पॉइंटर प्लीज तुम लोग भी रीड कर करके ना इसको 1 2 3 बनाना, कीवर्ड्स रखना और वही चीज बार बार बोलते जाना। ये मीनिंग समझ गया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या था आपका? टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ये तो आप लोग एक्सपर्ट बन गए हो इसके अंदर, इसके अंदर तो एक्सपर्ट बन गए हो। लिख लो ना टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ये लिखो ना टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजी की वजह से कैसा इम्पैक्ट पड़ता है माइक्रो एनवायरनमेंट में, जरा बताओ। टेक्नोलॉजी की वजह से पड़ता है क्या इम्पैक्ट? टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से मैक्रो एनवायरनमेंट में फर्क पड़ता है क्या? कोई एग्जांपल दे पाएगा? हाँ, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। सबसे पहला बहुत दोनों एग्जांपल एक्सीलेंट। सबसे पहला लिख दो, सबसे पहला लिख दो एआई, हाइफन डाल के लिख दो चैट जीपीटी। अपना जूना एग्जांपल ले ले क्या, एक जूना जमाने वाला नोकिया। एग्जांपल नंबर 2 क्या है? ए फर्क पड़ा क्या टेक्नोलॉजी चेंज होने से? मतलब सबसे बड़ा सीख नोकिया को मिला है लाइफ में। नोकिया जिद पे पड़ा था। नहीं नहीं, नोकिया का जो मार्केट शेयर था ना तुम लोगों को पता भी नहीं है, सच बोलो तुम लोगों को पता भी नहीं है। फोन सिर्फ नोकिया ही था और कोई फोन ही नहीं चलता था पहला। जिसके अगर 100 लोग खड़े ना तो 90 लोगों के हाथ में नोकिया था पहले। इतना और इतना रफ एंड टफ ना, तुम इधर से फेंक के मारो, अरे कुछ होता नहीं है फोन को, एकदम कड़क, रफ एंड टफ, टिकाऊ, जबरदस्त। ये एंड्रॉयड आया, एंड्रॉयड लाया, बोलता है नहीं हमको नहीं करना एंड्रॉयड एंड्रॉयड के, क्या एंड्रॉयड है, नहीं चाहिए, हमारा नोकिया बेस्ट। तो नोकिया ने खुद को चेंज नहीं किया विद द चेंजेस। टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, नोकिया बोला हमको तो बटन वाला ही बनाना है, लोगों को बटन को ही हाथ लगाना है, तो 1 2 3 4। जब टच वाला आया था बोले अरे टच ऐसा कैसे कर पाएंगे? तो टेक्नोलॉजी चेंज होता गया। किसने सोचा था वो, हम फैक्ट है।
हम मेरे पास भी तब नोकिया था ना, तो हम लोग बोलते थे यार टच वाला कैसे ऑपरेट कर पाएंगे, नंबर स्क्रीन पे हाथ लगा के नंबर्स हो ही नहीं पाएगा। टच का आदत था। ब्लैकबेरी वाले ने भी नंबर वाला निकाला था, चिंटू चिंटू नंबर करते थे उसको, चिंटू चिंटू नंबर से उसमें ऐसा था। तो नोकिया वाले ने बोला नहीं नहीं नहीं, चाहे जो चाहे हमारा बेस्ट है, मार्केट शेयर एक्सीलेंट, कोई सोच भी नहीं सकता, वहां से आज खत्म हो चुका है वो, खत्म। क्लियर, क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ उसने एडजस्ट नहीं किया। टेक्नोलॉजी अगर चेंज होता है, आपको भी वैसा चेंज होना पड़ता है। यस और नो? क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल लिख लो ना, एक अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं और एक। हाँ, ऑनलाइन पे, एक मिनट, कौन सा इंडस्ट्री में फर्क पड़ गया? हाँ एक्सीलेंट, नहीं नहीं, अरे अरे तुम लोग ना गलत सोचते ही गलत हो। मुझे बताओ, आज गवर्नमेंट ने यूपीआई का टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी एक समझ रहे, टेक्नोलॉजी आया आज, मतलब आप पेमेंट कैसा कर सकते हो ऑनलाइन, मतलब मैं मेरा भी एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा इससे रिलेटेड। मुझे बताओ ऐसा कौन से बिजनेस में फर्क पड़ गया? नहीं, वो बिजनेस में जो आज यूपीआई में नहीं है, वो बिजनेस। हाँ, जैसे मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ, मेरे इधर एक दुकान है, मेरे को जब भी मॉम भेजते हैं ना, वो दुकान में मैं जाता ही नहीं उधर, मतलब कुछ लाने को एक दुकान में भेजते हैं हमारे इधर है, मैं जाता नहीं, बिकॉज अंकल का यूपीआई नहीं है। एंड ट्रस्ट में, मैं आपको वॉलेट दिखाऊंगा ना, मेरे पास, मेरे को लगता भी है मेरे पास, कभी मैंने देखा होगा खोल के है कि नहीं वो भी नहीं मालूम, और मुझे याद भी नहीं, वो कभी कभी तो घर पे रहता है। एकदम फ्रैंकली बता रहा हूँ, जो भी पेमेंट होता है ना, अगर मैं चाय वाले के पास भी जाऊँ ना, तो गूगल पे ही करता हूँ। मतलब इन शॉर्ट, ये मेरा नहीं, ये सबका सिचुएशन हो चुका है आज। अगर इमेजिन करो, ऐसा पर्सन जो यूपीआई रखेगा ही नहीं, फर्क पड़ेगा क्या उसको? अब बहुत फर्क पड़ता है, बहुत। आजकल रिक्शा वाले लोग, उनके पास भी है। अरे रिक्शा तो दूर का बात है, जो आए ठेले पे भाजी वाले लोग, वो लोग भी दूर का बात है। सिग्नल पे रुको, मांगने वाले लोग। हाँ, शॉक हो गया था मैं, बोरीवली से मैं आ रहा था, नहीं वो पैसा, स्कैनर दिखा रहा है। मेरे को लगा कुछ बेचने को आया कि क्या, तो बोलते सर कुछ दे दो और स्कैनर। मैं बोला अरे, डायरेक्ट अकाउंट में पैसा मांग रहा है। हाँ, तो इतना जरूर उन लोग को भी समझ गया टेक्नोलॉजी के, अपने को आगे रहना है। क्लियर है? तो यस, यू कैन राइट, यू कैन राइट यूपीआई पेमेंट्स, यूपीआई पेमेंट्स डन, और बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हैं। फिर फूड इंडस्ट्री, यस और नो? अगर देखो ना, दो बिजनेस है, एक है ना बोलता है कि नहीं मेरे को स्विगी जोमेटो में नहीं जाना है। मैं कल ही रील देख रहा था, आई डोंट नो किसका था वो, वो बोला कि हमको ना स्विगी जोमेटो में जाने का नहीं है, हमको चाहिए हमारे पास कस्टमर आए और खाए। बट क्या है ना, कस्टमर आ रहे ही नहीं है ज़्यादा, हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं आए आए, क्योंकि क्या होता है, वो थोड़ा सा नेगेटिव बोल रहा था, स्विगी जोमेटो वाले लोग ये करते हैं कि ना रेट को बढ़ा देते हैं, वो लोग रेट को बढ़ाते हैं और फिर लोग डिस्काउंट डालते हैं, एंड वो फैक्ट है, वो लोग करते हैं वो चीज़, रेट को बढ़ाते हैं। मतलब आप कभी जो शॉप, मतलब जो भी होटल में आप जाके देखो, एग्जाम्पल पाव भाजी अगर 200 का है, आप वही स्विगी से ऑर्डर करो ना, 250 दिखेगा और बोलेगा कि हम लोग आपको 30 ऑफ दे रहे हैं, 220 को आता है, ऐसा है, फैक्ट है। वो चीज़ ना महंगा हो जाता है स्विगी जोमेटो में, उनका प्राइस लिस्टिंग अलग है। वो पर्सन वही चीज़ डिक्लेयर कर रहा है और बोलता है मुझे चाहिए, मेरे कस्टमर लोगों से निवेदन है, हम लोग स्विगी जोमेटो में नहीं जा रहे, आप हमको सपोर्ट करो, हमारे शॉप में आके खाओ। वो निवेदन कर रहा है, मतलब कोई आ रहा नहीं है। बिजनेस में इंपैक्ट पड़ता है क्या? आंसर इस बहुत पड़ता है। सीधा चुपचाप स्विगी जोमेटो में जाने दो, तुमको क्या करना है, कस्टमर जब 20 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा है, तो तुमको क्या प्रॉब्लम, उसको घर पे बैठे बैठे खाने दो, मैच देखते देखते, घूमते घूमते, हाँ या ना? क्लियर? ये भी एक इंडस्ट्री है जो बहुत इंपैक्ट पड़ा है, टेक्नोलॉजी जिसने अडॉप्ट नहीं किया है, तो क्लियर, डन। अ हाईली इंपॉर्टेंट फैक्टर इन प्रेजेंट टाइम इज, और अपने इधर आज मालूम है, आज के डेट में सबसे ज्यादा जो ऊपर 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 गया ना, टेक्नोलॉजी है। सबसे ज्यादा ऊपर जो जा रहा है ना, वो टेक्नोलॉजी है। अ हाईली इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द प्रेजेंट टाइम इज टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी हैज चेंज द वे पीपल कम्युनिकेट, पीपल कम्युनिकेट, कम्युनिकेशन में भी चेंजेस लाया टेक्नोलॉजी ने, बोलो हाँ ना?
पहले एसएमएस करो, फिर रिप्लाई नहीं दे पाते थे उसको, सामने वाले को ब्रेक ऑफ। क्यों रिप्लाई नहीं देते थे? अरे बैलेंस ही नहीं है। आज तो सुबह 4-4 बजे तक मैसेज करो, व्हाट्सएप है, फ्री हो गया ना, बराबर है। इंटरनेट डाल दिया या वाईफाई लगा दिया। टेक्नोलॉजी ने चेंज कर दिया द वे टू कम्युनिकेट। ऑर्डर चाहिए, कुछ ऑर्डर डालना है तो इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर भी कर सकते हैं, हाँ या ना। आपको फोन करके बोलने का जरूरत नहीं, जानने का जरूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी हैज ऑल्सो चेंज द वे हाउ बिजनेस ऑपरेट्स नाउ, यस और नो। नेक्स्ट क्या बोला है उन्होंने? टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस आर लिंक्ड, यस और नो। बहुत अच्छे से समझता होगा, टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस आर लिंक्ड एंड आर इंटरडिपेंडेंट ऑन वन अनदर। Business helps society access the outcome of technological research and development, raising everyone's standard of living. Yes. As a result, business leverages technology. Leverage मतलब gives advantage. बराबर है। Business use new discoveries to adapt themselves for advancement of society. इसका एक एग्जांपल दूं ना, वो कौन सा ब्रांड है अंबानी ने लॉन्च किया है, क्लोथिंग का ब्रांड लॉन्च किया है ना, एसॉर्ट है। उसमें ना सेल्फ बिलिंग चालू है, सेल्फ बिलिंग कर दिया उन्होंने। मैंने प्रैक्टिकली किया नहीं, तो मैं आपको समझाता था कि इस तरीके से होता है। अगर किसी ने किया होगा, किसी ने किया सेल्फ बिलिंग, सेल्फ बिलिंग किया है नहीं? हाँ, अच्छा डिक्लाथन में होता है क्या सेल्फ बिलिंग? तो मतलब आपको मतलब क्या कर दिया मालूम है? आप लोगों का आसानी के लिए क्यू में खड़ा नहीं रहने का जरूरत है, क्योंकि आप क्यू में खड़े हो, आपका सामान लेके, कोई टेंशन नहीं है। आप जाओ, खुद ही स्कैन करो, खुद बिल बनाओ, खुद पेमेंट करो और खुद एग्जिट करो। अब इसमें आपके कुछ सवाल हो सकते हैं, इसलिए मैं बोला कि मैं नहीं बताऊंगा। आपको ऐसा आता रहेगा तो सर मैंने 4 कपड़ा लिया, 2 का स्कैन किया और 1 लेके निकल गया तो क्या होगा? सर उसमें टैग लगा होता है, उसमें वो टैग लगा होता है मैग्नेट, वो। इसलिए मैं बोला वो सब सवालों का जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा, बिकॉज मैंने प्रैक्टिकली नहीं किया। बट इतना मालूम है कि वहां पर ये कंसेप्ट आया हुआ है। अपने ईज के लिए आपको लाइन में खड़ा रहने का जरूरत नहीं है। सेल्फ बिलिंग करो और जाओ। कैसे जाओ वो सब आप जाके देखना, मेरे को बताना कैसे किया आपने। ओके, डन। Technology has impacted on how business are conducted. With use of technology, many organizations are able to reduce paperwork, scheduled payments more efficiently, are able to coordinate inventories effectively and efficiently. बराबर easy है, बहुत easy language है। This helps to reduce the cost of company and shrink the time and distance, because उनका time बचा, time is money, thus capturing a competitive advantage for the कंपनी, बिकॉज उनको रियल टाइम इन्वेंट्री पता है कितना चलता है। आज टेक्नोलॉजी हो गया है। मेरे गोडाउन में ना, जैसे हमारे ऑफिस में भी, हमारा ऑफिस है दादर में और वेयर हाउस कितना था भिवंडी में, बताने का जरूरत नहीं है, हम लोगों को कंप्यूटर में देख के पता चलता है कि कितना इन्वेंट्री कितना नहीं है, क्योंकि सब ऑनलाइन हो चुके हैं आज टेक्नोलॉजी की वजह से। स्कैन करके गुड्स भेज रहे, स्कैन करके गुड्स जा रहा है। अगर हमारे गोडाउन से मालूम पड़ा यार प्रोडक्ट ए का क्वांटिटी गिर चुका है, ऑर्डर डाल दो, मेरे को रुकने का जरूरत नहीं कि वो सामने वाला बोलेगा। मेरे को दिख गया ना, हम लोग ने एक लेवल रखा था, प्री ऑर्डर लेवल, इस लेवल के आगे गया ना तो ऑर्डर करना चालू कर दो, बोलने का जरूरत नहीं, टीम है उसके लिए, बराबर। तो इससे क्या हो गया, अपने को एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल गया, अपन कभी भी स्टॉक आउट नहीं होगा अपने लिए। डन। टेक्नोलॉजी इज लीडिंग टू मेनी न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी एज वेल एज मेकिंग ब्ला ब्ला। आप लोग रीड कर लेना आगे का। डन, ओके, खत्म। कितने पॉइंट्स हो गए? पूरा हो गया ना? पूरा 5 का 5 पॉइंट हो गया, हाँ या ना? पॉइंट नंबर 1 क्या था? सिर्फ हेडिंग, डेमोग्राफिक एनवायरमेंट। सेकेंड, सोशो कल्चरल एनवायरमेंट। थर्ड, इकोनॉमिक एनवायरमेंट। फोर्थ, पॉलिटिकल एंड लीगल। नेक्स्ट, 1 मिनट। ये पांचों ऐसे फैक्टर्स या एलिमेंट्स है जिसके वजह से मैक्रो एनवायरमेंट में फर्क पड़ता है, हाँ या ना? पहला वाला कौन सा था? डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। अपने हिंदी में ही याद रखना अपने को, बाद में फिलहाल तो हम लोग ने क्या बोला, डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट से कैसे इंपैक्ट पड़ता है? सबसे पहला, हाँ, बिकॉज ऑफ एज, जेंडर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब से एनवायरनमेंट में फर्क पड़ता है, बिकॉज उस तरीके से बिजनेस का इंपैक्ट चेंज होते रहता है, हाँ या ना? सेकेंड हम लोग ने क्या पॉइंट पढ़ा इसमें? सोशो कल्चरल, लुंगी डांस याद आना चाहिए, बराबर है। तो यहाँ पर जिसका जो कल्चर होगा, ट्रेडिशन होगा,
उस हिसाब से इम्पैक्ट पड़ता है बिजनेस में, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट उनको चेंज करना। वो उनका कस्टम्स फॉलो ना करे ना, वो चेंज करना डिफिकल्ट है। ऐसा और नो, आप इधर इंचा को ही बोल दो, कोई नहीं सुनेगी। तो उन लोगों को तुम बोलोगे तो कहाँ से सुनेंगे? बराबर। सोशो कल्चरल। थर्ड, इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में मतलब क्या बताया था आपको? लॉ वगैरह बनाया। अच्छा, हायर रेट्स, हायर इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन रेट वाला। बराबर है। अगर इंटरेस्ट रेट अगर ज्यादा चार्ज कर रहे हैं तो लोगों का स्पेंडिंग कैपेसिटी कम हो जाता है टुवर्ड्स टुवर्ड्स योर हाउस और कार। अच्छा, नेक्स्ट क्या था हमारा? पॉलिटिकल एंड लीगल। लॉ बनाया, लॉ। बराबर है। लॉ बनाया, उस वजह से भी इसके अंदर जीएसटी का इम्पैक्ट देखा था हमने। और लास्ट वाला था हमारा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। डन। ओके। आप लोग कल ही मैंने बोल दिया था पेस्टले, पेस्टल। ओ पेस्टल, पेस्टल। ठीक है। पेस्टल, उनके बुक में पेस्टल है, आप लोगों को पेस्टले है। लिखना है आप लोगों को लिखना है। भाई लिखा है ना शायद, एक मिनट, होल्ड होल्ड होल्ड। लिखा है, मैंने लिखा है। आई एम सॉरी, आप लोगों ने लिखा है। स्टार्टिंग में मैंने लिखा है। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में लिखा है, हाँ या ना? एक मिनट। पी फॉर पॉलिटिकल फैक्टर। अच्छा सुन लो ना, पॉलिटिकल एंड ऊपर वाला याद करो पहला। पॉलिटिकल एंड लीगल, इसको अलग अलग कर दिया। पॉलिटिकल एंड लीगल मिल गया क्या लास्ट में? पॉलिटिकल एंड लीगल ये दोनों एक ही है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट क्या था? हाँ, इधर हम लोग इधर है, हम लोग इधर का बात करेंगे, फिर देखेंगे उधर था कि नहीं था। इधर एक्स्ट्रा ना एनवायरमेंट है, मैं अभी बता रहा हूँ, उधर था कि नहीं था एक बार चेक करो आप लोग, बस मैं वो बोल रहा हूँ। पॉलिटिकल फैक्टर और लीगल दोनों हो चुका जो ऊपर था। क्लियर? सर इससे मैक्रो एनवायरमेंट में क्या फर्क पड़ने वाला, वही बात हुआ। और आप लोगों को मैंने लास्ट लेक्चर में भी गूगल में दिखाया था, मैक्रो के अंदर ही ये था पेस्टल, हाँ या ना? ओके डन। फिर नेक्स्ट ई हो गया इकोनॉमिक फैक्टर, उधर भी था सोशल फैक्टर, हाँ या ना? सोशियो इकोनॉमिक। क्लियर है। और नेक्स्ट टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। क्लियर। तो नया क्या है, नया क्या है यहाँ पर? एनवायरमेंटल फैक्टर। पहला इसका बात करूंगा, बाद में हम लोग वो रीड करेंगे। तो आप लोगों को लिखना है एनवायरमेंटल फैक्टर। पेस्टल लिखना, हेडिंग। हेडिंग लिखा पेस्टल, और उधर लिखो PESTL। नेक्स्ट लाइन में लिखो PESTL, सेम एज एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो, सेम एज एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो। मैक्रो, कौन पूछ सकता है ये सवाल? मैं भले ही कुछ भी बोलूं, आपको मालूम होना चाहिए कि वो लोग गलत बोल रहे थे, फिर उनको चिल्लाओ। एक मिनट, चलो चलो, एक लाइन छोड़ के लिखो अब। एनवायरमेंटल फैक्टर्स। सर क्या बात कर रहे हैं? एनवायरमेंटल मतलब एनवायरमेंट के वजह से भी बिजनेस में फर्क पड़ता है? सर एनवायरमेंट मतलब धूप बारिश, इसके वजह से भी क्या बिजनेसेस में फर्क पड़ता है? कौन से बिजनेस में फर्क पड़ता है? एक्सीलेंट, एग्रीकल्चर। हाँ, है कौन मना किया? फैक्ट है। तो एक एक करके डिस्कस कर, क्या हो गया? आइसक्रीम खाना है? ये लोग है ना सब करप्ट हो गए। वो अलग मौसम में पहुंच गया है, अलग ही पता नहीं क्या क्या सोच सोच के हंसा जा रहा है। अलग मूड बनाया। एक मिनट इधर आ जाओ, पढ़ाई 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 पे भी ध्यान दो। तो एक मिनट, कौन सा बिजनेस में फर्क पड़ेगा? एक तो एग्रीकल्चर, एक्सीलेंट एग्जांपल एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर पे, कहना है टूरिज्म पे, टूरिज्म पे भी फर्क पड़ता है। कैसे टूरिज्म पे फर्क पड़ता है? तो बहुत सारे इसके आंसर्स है।
एक्सीलेंट। जहाँ पर जहाँ पर स्नोफॉल होता है लोग टूरिस्ट वहीं पर जाते हैं ना। अब टूरिस्ट मुंबई तो आएगा नहीं। आते हैं बट वो क्या देखने गेट वे ऑफ इंडिया ये इसको बोलो एक काम कर शाम के टाइम में ना ट्रेन में चढ़ जा। या 6 बजे के बाद है ना अपना कार लेके अंदर ही से जा। बराबर। वो 1-2 दिन में पहुंचेगा और कभी आएगा नहीं बोलेगा मेरा इंडिया का ट्रिप हो गया है। तो टूरिज्म पे भी बहुत फर्क पड़ता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल भी देता हूँ क्या होता है ना कि बहुत सारे फॉरेनर्स है ना इंडिया में आना प्रिफर नहीं भी करते हैं। सी अपने को तो चाहिए टूरिज्म जितना आएगा उतना ज़्यादा अच्छा है। इसलिए वो स्पेसिफिक जगह पर आते हैं। एक तो अपना थॉट और मेंटेलिटी है वो एक उसका कुछ कर नहीं सकते हैं। मतलब फॉरेनर दिखा और आपका कोई धंधा है तो मालूम है उसको लूटने का है। बराबर है। मतलब वो बोले अपन अगर लोगों को बेचते 20 तो उसको बोलने का ओके 2000। 2000 चाय पीने का है ओके 5000 का चाय वो भी बेचारा। वो भी सोचेगा क्या करूं मैं भी किधर फंस गया आके। तो नेक्स्ट टाइम उसको ये मालूम है। मेरे पेज पे ना एक है पर्सन वो भी ना उसने ना डाला था मतलब ना इतना परेशान हो गया था नॉट ऑफ कोर्स विथ इंडिया। उसने ना पाकिस्तान गया था वो नहीं उसका तो वो बता रहा सुन लो ना मैं बताता हूँ क्या था उसका सिचुएशन। कैमल राइड करना था उसको कैमल। तो देखा था आपने वो। हाँ तो उसको कैमल राइड करना था। तो ऐसा हो गया कि उसने ना पूछ लिया कितने का है। तो उसने फॉरेनर देखा और उसने ऐसा अनशन रेट बताया ना तो उसको भी समझ गया क्या बात कर रहा है ये। उसको उन लोग को भी मालूम होता है एंड ऑफ द डे कितना क्या है। आई एम नॉट श्योर क्या उसको फिगर ऐसा कुछ एग्जाम्पल में बोल रहा हूँ 10,000 कैमल राइड यहाँ से वहां तक। फिर वो उसको बोलता है कि हम लोग आपको ना और आगे तक लेके जाएंगे आप बैठो 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 करके करके तो सुनता ही नहीं है। तो बोला नो नो बाद में उसके जो पीछे पड़ते हैं ना उसके जो पीछे पड़ते हैं ना बाप रे 2-3 लोग कि नो 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 यू टेक अ कैमल राइड ओके आपको 5000 में करेंगे नो 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 प्लीज प्लीज सीट ऐसा वैसा बोला नो नो आई डोंट वांट टू डू कैमल राइड नो आई डोंट वांट टू डू। मतलब वो ना उसने अपना वीडियो चालू रखा और बोल रहा है कि मतलब पैथेटिक कंट्री आई विल नेवर कम अगेन ऐसा वैसा बोलते जा रहा है और आगे आगे जाते जा रहा है वो। और वो उसके पीछे पीछे बीच है बीच वहां पर बोलते जा रहा है आगे जाते जा रहा है बोलते जा रहा है आगे जाते जा रहा है और लोग सुन ही नहीं रहे। बाद में उधर ना 2-3 लोग थे ऐसा कैमल वाले तो एक ने बोला कि अरे लीव हिम करके आपको मैं कैमल राइड कराऊंगा सिट सिट करके। तो बोला हाउ मच विल यू चार्ज। उसको बोला हाउ मच विल यू पे आई पे 1000। तो बोला ओके सिट 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 तो उसको बिठाया बिठाया और उसका लगेज जो था वो उसके अपने पास रखा। तो बोला ओके गो। तो उसको थोड़ा आगे गया सर 1000 इज डन। बोला अरे वेर इज द कैमल राइड आई हैव टू गो देयर। तो बोला नो सर 1000 में इतना ही होएगा आपको वहां तक जाना है तो 5000 देना पड़ेगा। और बैग उसके पास है तो परेशान हो गया बोलता नो नो आई डोंट वांट टू टेक कैमल राइड टेक योर 1000 आई विल गेट डाउन ओवर हियर। तो उधर जाता है नो 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 आपको हम लोग आगे तक छोड़ेंगे प्लीज पे मी 5000 ऐसा कर करके। बाप रे उसने एंड ऑफ द वीडियो देखने का क्या बोला क्या परेशान हो गया ना। उसने वही बोला आई विल नेवर कम इन दिस कंट्री अगेन। टूरिस्ट पे। हाँ सुन लो बट हम लोग अभी बात कर रहे हैं एनवायरनमेंट का एग्जाम्पल सुन लो। तो क्या होता है ना कि एक का एक का ऐसा होता है ना बहुत लोगों का कि ना मुंबई में आना प्रिफर नहीं करते हैं मेनली बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। मेनली बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। तो एनवायरनमेंट के वजह से भी ना टूरिज्म पे ना बहुत फर्क पड़ता है। तो ये भी एक एंगल है देखने का। अपन ठीक है अपन बोल रहे हैं आइस वाइस है एक्सेट्रा वो तो अपना जाने का है। बट बाहर के जो टूरिस्ट लोग हैं ना वो भी लोग भी नहीं आते एनवायरनमेंट की वजह से। जहाँ पर एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होता है ना वहाँ पर टूरिस्ट लोग आते हैं। क्लियर। तो एनवायरनमेंट 1 मिनट दो बिजनेस हम लोग ने बात किया। सबसे पहला कौन सा बात किया एक टूरिस्ट और दूसरा एग्रीकल्चर पे और तीसरा इंश्योरेंस बिजनेस से भी फर्क पड़ता है एनवायरनमेंट की वजह से। हाँ कोविड समझ लो ना कोविड। बराबर ना। अगर एनवायरनमेंट ही पूरा खराब हो गया तो इंश्योरेंस का बिजनेस क्या हो जाता है। बहुत मतलब इंश्योरेंस ना लोग लेने को चालू हो जाते हैं। हाँ या ना बहुत सारे लोग ने कितना सारा इंश्योरेंस लोगों ने इनका क्लेम भी किया हुआ है। और उसके बाद बहुत सारे इंश्योरेंस का बिजनेस भी इंक्रीज हो गया था।
कि लोगों को मालूम पड़ा यार ऐसा सब कुछ हो रहा है और एटलीस्ट फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कुछ तो मिल रहा है। तो इंश्योरेंस का बिजनेस भी बहुत इंक्रीज हो गया था एनवायरमेंटल चेंज की वजह से। तो लिखो पॉइंट नंबर 1, बिकॉज ऑफ एनवायरमेंट फॉलोइंग बिजनेस आर अफेक्टेड। हाइफन डाल के नीचे लिखो 1 टूरिज्म, सेकंड एग्रीकल्चर, ब्रैकेट में लिख दो फार्मिंग, थर्ड लिखो इंश्योरेंस बिजनेस। थर्ड लिखो इंश्योरेंस। यहाँ पर देखो अभी पॉइंट क्या बोला, एनवायरमेंटल फैक्टर दैट अफेक्ट इंडस्ट्री सच एज टूरिज्म, यही आपको मैंने लिखा के दिया बेसिकली, एंड इजी टू रिमेंबर ऑल्सो। ग्रोइंग अवेयरनेस टू क्लाइमेटिक चेंज इज अफेक्टिंग हाउ कंपनीज ऑपरेट एंड द प्रोडक्ट दे ऑफर। इट इज बोथ क्रिएटिंग न्यू मार्केट एंड डिमिनिशिंग और डिस्ट्रॉइंग द एग्जिस्टिंग वन। सब क्लाइमेटिक चेंज पे डिपेंड है, हाँ या ना, बहुत सारा क्लाइमेटिक चेंज के ऊपर ही अपना बिजनेस भी डिपेंड होता है, नया नया मार्केट क्रिएट होता है, हाँ या ना। ये मार्क कर लो इधर से। अब वापस से जो जो अपने को मालूम है ना, एक बार फटाफट रीड करते हैं। की फैक्टर्स फॉर पेस्टल, पॉलिटिकल फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स ध्यान देते जाना, आर हाउ एंड टू व्हाट एक्सटेंट गवर्नमेंट इंटरवीन्स। गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस का बात हो रहा है इन इकोनॉमी, इन गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस मतलब लॉ बनाना। गवर्नमेंट ने कुछ कायदा बना दिया, लॉ, प्लास्टिक बैन गया, करेक्ट। तो ऐसा और भी कुछ कायदा कानून बना दिया तो बिजनेस पर डायरेक्ट इंपैक्ट होता है उसका। एंड द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस फर्म, पॉलिटिकल फैक्टर में ऑल्सो हैव इन्फ्लुएंस गुड सर्विस विच गवर्नमेंट वांट्स टू प्रोवाइड। बिकॉज देखो गवर्नमेंट ही एंड ऑफ द डे, गवर्नमेंट ही एंड ऑफ द डे कोई भी गुड्स या सर्विस का बेसिकली प्रमोट करता है या उसको अदर वे नहीं प्रमोट करना चाहता, जैसे आर्म्स एम्यूनिशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा बैन है, ड्रग्स बैन है, आया समझ में, कोई सर्विसेज बैन है अपने इधर। तो बेसिकली गवर्नमेंट को लगता है ये गलत है तो लोग बैन कर देते हैं। तो गवर्नमेंट का ये जो पॉलिसीज है, गवर्नमेंट का पॉलिसी, इट हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस, have a direct impact on the business. Political factor may also influence the good and the services which the government wants to provide or to be provided and those government does not want to be provided. समझा कि नहीं समझा? Political अच्छा सेंटेंस है, प्लीज अंडरलाइन कर लेना इस पूरे सेंटेंस को। Political factor have a direct influence, yes or no? मतलब जो गवर्नमेंट को देना है, गवर्नमेंट wants to provide, एक तो वो, and those which government wants to provide मतलब एग्रीकल्चर, इसलिए गवर्नमेंट ने बोला मेरे को चाहिए कि बेसिक फूड सबको मिले, इसलिए कोई टैक्सेस नहीं लगाते उस पर ताकि वो सस्ते से सस्ता मिले। इसलिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल बना के रखे, मतलब बेसिकली गवर्नमेंट का ये रिटेल्स जो होते हैं ना सस्ते में देने का गुड्स, वो भी चालू रखा उन्होंने। और गवर्नमेंट डज नॉट वांट्स, जैसे इंपोर्ट वाला केस है, बोला ओके तुमको इंपोर्ट करना है, अपने इंडस्ट्री को तुम डिस्ट्रॉय करोगे, हम आपके ऊपर अच्छा खासा कस्टम ड्यूटी लगा देंगे। कस्टम ड्यूटी का कंसेप्ट क्यों है? क्योंकि तुम बाहर से इंपोर्ट करते हो, तो अपने लोग जो इधर बना रहे इंडिया में, उन लोग तो डीमोटिवेट हो जाएंगे, बोलेंगे सस्ते बाहर से मिल रहा है तो अपन इधर बनाए क्यों। तो इसलिए तो गवर्नमेंट ने कस्टम ड्यूटी प्लस उसके ऊपर एडिशनल कस्टम ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी, सब बहुत सारे ड्यूटीज है जी। इनडायरेक्ट टैक्सेस में पढ़ोगे आप लोग फाइनल लेवल पे, वो सब लाता है क्योंकि गवर्नमेंट को चाहिए ना जो चीज़ नहीं लो तुम लोग, वो लोग रोकेंगे, और गवर्नमेंट को जो चीज़ चाहिए आप लो ना, उसके लिए आपको हेल्प भी करेंगे थ्रू पॉलिसीज। Furthermore, government have a great influence on health, education and infrastructure of a nation. इसलिए तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लिया जाता है, इसीलिए तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लिया जाता है, बिकॉज गवर्नमेंट का ना बहुत बड़ा रोल है। हेल्थ के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनाए, स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल्स बनाए, यस और नो, इंफ्रास्ट्रक्चर, यस और नो, गवर्नमेंट का इसका बहुत बड़ा मेजर रोल है। क्लियर? पॉलिटिकल फैक्टर, मैक्रो एनवायरनमेंट में फर्क पड़ने वाला है। नेक्स्ट है आपका क्या, इकोनॉमिक फैक्टर। ए इकोनॉमिक फैक्टर ध्यान देना, इट हैज अ मेजर इंपैक्ट ऑन हाउ बिजनेस ऑपरेट्स एंड टेक्स द डिसीजन। इंटरेस्ट रेट आया ना, यही एग्जांपल था उधर भी, यस और नो,
इंटरेस्ट रेट अफेक्ट द फर्म्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल। थोड़ा एफएम का भी लैंग्वेज सोचोगे, हाँ या ना, महंगा पड़ जाएगा उनके लिए। एंड देयरफॉर वांट्स टू एक्सटेंड द बिजनेस ग्रो एंड एक्सपांड्स। एक्सचेंज रेट अफेक्ट्स, मैंने इन्फ्लेशन लिखा के दिया था, हाँ या ना। एक्सचेंज रेट अफेक्ट्स द कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्टिंग गुड्स एंड सप्लाई एंड प्राइस ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स इन द, यही मैं लिखा रहा था, यही मैं लिखा रहा था। The money supply, inflation, credit flow, per capita income have a bearing on the business decision. Simple. Social factors affect the demand for company's product and how the company operates. ठीक है, तो ज्यादा बात ही नहीं किया। Technological factor can determine the barrier to entry, minimum efficient production level, and influence the outsourcing decision. Furthermore, technological shift can affect cost, quality and leads to innovation. टेक्नोलॉजी के वजह से चीज़ें सस्ती हो गई है, क्वालिटी प्रोडक्ट मिलता है एंड इनोवेटिव हो गया है। सर कैसे टेक्नोलॉजी का सस्ता कैसे हो गया है? अरे कितना सारा टाइम सेविंग हो गया है, लोगों का ज़रूरत नहीं है। बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बिकॉज मशीन ही बना के दे रहा है, इंसान थक रहा नहीं है वहाँ पर। एंड इट हैज़ लीड टू इनोवेशन, मतलब टाइम बच रहा है, और टाइम बच रहा है मतलब पैसा बच रहा है। लीगल फैक्टर, हाउ कंपनी ऑपरेट्स इट्स कॉस्ट एंड डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट, ईज ऑफ बिजनेस। लीगल मैटर हेल्प करता है इसके लिए। क्लियर, पेस्टल वाला भी डन। तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देख लिया इसके अंदर? एक तो एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो एनवायरनमेंट और फैक्टर्स ऑफ पेस्टल, क्लियर, डन। नेक्स्ट क्या करें, इंटरनेशनलाइजेशन करें कि वैल्यू चेन? चलो वैल्यू चेन करने का इच्छा है, वैल्यू चेन करेंगे, चलो। इंटरनेशनलाइजेशन मतलब ग्लोबलाइजेशन होता है, वो भी इजी है। बट चलो ना, वैल्यू चेन तो वैल्यू चेन करते हैं हम लोग। 1 मिनट, बुक बंद कर लेना अभी, आप लोग सिर्फ इधर देखते जाओ, प्लस कंसेप्ट को समझ लो ना एक बार। कंसेप्ट समझ लिया ना तो वापस से आसान हो जाएगा। ये है क्या? अभी ऐसा है कि आप लोगों को कुछ मालूम नहीं कि ये वैल्यू चेन एनालिसिस क्या है, क्या हमने डिस्कस किया कुछ? तो कुछ भी नहीं किया है। वैल्यू चेन एनालिसिस, इसको हम बोलेंगे वीसीए। वीसीए बोलता है कि देर आर, क्या हो गया बोलो का, देर आर टू एक्टिविटीज। एक होता है आपका प्राइमरी एक्टिविटी और दूसरा होता है आपका सेकेंडरी एक्टिविटी। उन्होंने बोला प्राइमरी एक्टिविटी में ना 5 चीजें आने वाली है और सेकेंडरी एक्टिविटी में ना 4 चीजें आने वाली है। डन, खत्म। पहला वाला में आएगा आपका इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, नेक्स्ट में आएगा आपका ऑपरेशंस, नेक्स्ट आने वाला है आपका आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, नेक्स्ट में आ जाएगा आपका मार्केटिंग, नेक्स्ट में आ जाएगा आपका आफ्टर सेल सर्विस, और सेकेंडरी में आएगा आपका एचआर, नेक्स्ट में आ जाएगा आपका टेक्नोलॉजी, नेक्स्ट में आ जाएगा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, नेक्स्ट में आ जाएगा आपका, एक काम करता हूँ इसको मैं समझाने से अच्छा ना आप लोग मुझे समझाना। पहले ये है क्या मैंने लिखा, नाइसा। कोई भी आपका फेवरेट कार का नाम बोलो। कौन सा डालू? हाँ,
आवाज है मैडम? ये क्या है? बॉडी ऑफ द कार। खरीदा होगा, हाँ या ना? खरीदा होगा, यस और नो? असेंबल करते मोस्टली, पता है कि नहीं पता है? सब पार्ट्स बनता है। अब जो भी आप रॉ मटेरियल खरीद के अपने फैक्ट्री में ला रहे हो ना, उसको हम लोग बोलने वाले इनबाउंड सर्विस, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। क्या कर रहा है? उसको पानी में भिगा के चेक कर रहा है। क्या करने वाला है पता है? तो उससे क्या किया था आपको मालूम है? वो कलर होता है। स्प्रे कर रहे। पेंटिंग बोले क्या? पेंटिंग 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 का काम चालू है गाड़ी का, हाँ या ना? पेंटिंग, पेंटिंग हो रहा है। फिनिशिंग, शाइन दे रहे उसको। ये कौन है? कोई तो बैठा है ना? आदमी भी चाहिए क्या? अच्छा एक मिनट, मैं थोड़ा सा बैक कर रहा हूँ वापस से। आपका कुछ ध्यान लेके जाना है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये सब क्या है? ये हिल रहा है, ये सब क्या है? तो आप लोग ध्यान देना। देखो वो, देखो पीछे भी देखो क्या कर रहा है वो, देखो वो भी कुछ कर रहा है पीछे, देखो ये इधर मशीन का भी काम चल रहा है। ये देखो ये भी क्या कर रहा है। अच्छा कोई आदमी कर रहा है कि खुद ही कर रहा है वो आदमी कोई धक्का दे रहा है इसको कि वो खुद ही ऐसा कर रहा है? तो ये भी ऐसा खुद ही कर रहा है वो, ऊपर नीचे कि कोई ऊपर नीचे कर रहा है बाजू से? खुद ही कर रहा है। अब आया, इतना देर था किधर ये? अच्छा ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये अभी? हाँ, हाँ असेंबल हो गया, कार रेडी है शायद ये। क्या कर रहे हैं? चेक कर रहे हैं, और फिर क्या करेंगे उसके बाद? अब देखो बहुत सारा काम तो रोबोट ही करके ले रहा है इसका। अभी सुन लो, अभी आपको समझाना क्या क्या है इसके अंदर। पिक्चर खत्म। सो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स मतलब आपका रॉ मटेरियल खरीदना फ्रॉम वेंडर टू फैक्ट्री। आप लोग बताओ ऑपरेशंस मतलब क्या होगा उसके अंदर? ऑपरेशंस का मतलब क्या होगा? जो पेंटिंग वगैरह का काम चल रहा था वो ऑपरेशन से, हाँ या ना? अच्छा पेंटिंग करने का काम, अच्छा पेंटिंग वगैरह जो करने का काम था वो खुद कर रहे थे, ऑटोमेटेड था, मतलब कहने से टेक्नोलॉजी। अच्छा मैं उसको एक नाम दे दूं का, रोबोट करके ऐसे? रोबोट लोग तो जो काम कर रहे थे। अच्छा वो ऑटोमेटिक होता है कि रोबोट चाहिए? अच्छा रोबोट नहीं है तो और भी कोई कर सकता है क्या? कौन कर सकता है? ह्यूमन भी कर सकते हैं क्या? ओके, मतलब उसके एम्प्लॉय लोग भी कर सकते हैं। मतलब ऐसा बोलूं क्या कि देखो ये मेन काम है, ये करने के लिए ना ये सपोर्टिव फंक्शन है।
इसको ना सेकेंडरी एक्टिविटीज को ना सपोर्टिव फंक्शन भी बोला, सपोर्ट। ये सब करने के लिए ना ये लोग सपोर्ट है, सपोर्ट। ये सब करने के लिए ये लोग क्या है, सपोर्टिव एक्टिविटीज है। अच्छा, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स मतलब आपका गुड्स बनके तैयार, और आउटबाउंड मतलब जा रहा है, किधर जाएगा मालूम है क्या? गुड्स बनके तैयार हो गया, बीएमडब्ल्यू कार या मर्सिडीज कार तैयार हो गया, कहाँ जाने वाला है? शोरूम जाएगा। अच्छा, तो मतलब आप ये बात कर रहे हो कि सर ये फैक्ट्री से जाने वाला है शोरूम। अच्छा, शोरूम में जाने के बाद चुपचाप, एकदम चुपचाप रख दो कि बताना पड़ेगा पब्लिक लोग को, मतलब मार्केटिंग करना पड़ेगा। ओके, तो मार्केटिंग, मार्केटिंग मतलब अपना सेल फ्रॉम शोरूम का बात कर रहे हैं। और कुछ खराब हुआ तो हम लोग ये बोलेंगे क्या तूने ले लिया मेरे को मालूम नहीं, जा करना पड़ेगा रिपेयरिंग वगैरह भी, तो वो आफ्टर सेल सर्विस बोला जाता है उसको। और इस सब के लिए अपने को सपोर्टिव फंक्शन या सेकेंडरी एक्टिविटीज इज एम्प्लॉइज, रोबोट्स। और वो पूरा जो आप देख रहे थे ना फैक्ट्री, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब मैं ये बोल देता हूँ, उसकी मशीन्स बोलो या उसका पूरा फैक्ट्री बोलो, वो क्या है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। अब प्रोक्योरमेंट और इसमें ना थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में। तो प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है कोटेशंस लेना फ्रॉम वेरियस सप्लायर्स टू गेट द बेस्ट डील, गेट द बेस्ट डील। ये सर समझ तो गया, ये प्राइमरी एक्टिविटी सेकेंडरी एक्टिविटी ये है क्या, वैल्यू चेन एनालिसिस। तो वैल्यू चेन एनालिसिस क्या बोलता है कि आपके बिजनेस के जो एक्टिविटीज है ना, पूरा बिजनेस, अगर आप कार मर्सिडीज बनाते हो तो आप अपने मर्सिडीज बनाने का जो एक्टिविटीज है ना उसको टोटल 9 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 9, जिसमें से 5 बहुत जरूरी है। और ये 5 करने के लिए 4 लोग होने चाहिए, ये 5 करने के लिए 4 होना चाहिए। और आप है ना ये सारे 9 एक्टिविटीज में ना अपने स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करना, अपने स्ट्रेंथ स्वॉट एनालिसिस करना। वो आप बाद में पढ़ेंगे तब समझा दूंगा मैं स्वॉट, बट बचपन से तो सुनते आ रहे हो ना, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट। तो आप अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करना, ये बोलते हैं वैल्यू चेन। क्या बोलता है, आप पहले तो आइडेंटिफाई कर लो 9 एक्टिविटी, और फिर क्या करना, स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करना। जो स्ट्रेंथ है ना उसको चलते चलते रहने दो, लेकिन जो वीकनेस है ना उसको पकड़ो और उसको सुधारो। एग्जाम्पल ले लेते हैं ना इसको समझने का, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ले लेते हैं मार्केटिंग। अगर आपको मालूम है आपका मार्केटिंग सिर्फ होर्डिंग है, आपको मालूम है ये आपका वीकनेस है, और सिर्फ होर्डिंग है आपका मार्केटिंग, तो प्लीज आप सोशल मीडिया पे भी आ जाओ, आप सोशल मीडिया पे भी आ जाओ, इंस्टा पे आ जाओ, टेलीग्राम पे जिस पे आने का आ जाओ। अगर जो भी वीकनेस है अपने वीकनेस को आइडेंटिफाई करो और कन्वर्ट दैट वीकनेस इनटू, वीकनेस कैन बी इन रिलेशन टू एनीथिंग। अगर लगता है आपको सर्विस आप नहीं दे पा रहे हो तो सर्विस सेंटर्स ओपन कर दो हर एरिया में, हर जगह पर। तो इसका मतलब वैल्यू चेन एनालिसिस क्या बोलता है कि फ्रॉम ऑल 9 पॉइंट्स अबाउ, आप आइडेंटिफाई करना अपना स्ट्रेंथ, और आप आइडेंटिफाई करना अपना वीकनेस, और वीकनेस आपने आइडेंटिफाई किया, ट्राई टू कन्वर्ट। तो सिंपल लैंग्वेज में लिखूंगा तो वर्क ऑन दिस एंड कन्वर्ट द वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ, एंड कन्वर्ट द वीकनेस इनटू, ये बात कर रहे हैं। ये क्लियर है क्या ये कॉन्सेप्ट? यही है वैल्यू चेन एनालिसिस, अपने पूरे बिजनेस के चेन को एनालाइज करना, अपने पूरे बिजनेस के चेन को एनालाइज करना। और उसने बोल दिया कि हम पूरे बिजनेस का जो चेन है ना उसको 9 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 5 और 4। 5 और 5 में सबसे पहला क्या है, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग, आफ्टर सेल सर्विस।
क्लियर? इसलिए मैंने जस्ट लिख दिया सो दैट आपको अब याद रहेगा क्या क्या था इसके अंदर, बराबर। और यहाँ पर सेकेंडरी एक्टिविटी में बोला है कि अपने को कौन कौन चाहिए, सपोर्टिव फंक्शन है ये सब करने के लिए। एचआर मतलब एम्प्लॉइज, टेक्नोलॉजी मतलब वो रोबोट्स, बराबर। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब मशीन्स, फैक्ट्रीज एंड प्रोक्योरमेंट, तो ये सब लगने वाला है। तो एक बार यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर क्या बोला है इन्होंने, इस डायग्राम को देखते हैं हम। इस डायग्राम को देखते हैं, वैल्यू चेन एनालिसिस माइकल पोर्टर क्या बोलता है देखते हैं। उन्होंने बोला कि प्राइमरी एक्टिविटी एंड सपोर्टिव एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी में देखो क्या क्या बोला है। सबसे पहला इनबाउंड लॉजिस्टिक्स मतलब मटेरियल खरीदना है, उसका बात हो रहा है। देन ऑपरेशंस, वो पेंटिंग का काम। आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स जो फैक्ट्री से या शोरूम तक जाएगा। मार्केटिंग एंड सेल्स सर्विस जो प्रमोशंस करोगे आप। एंड आफ्टर सेल सर्विस का रिपेयरिंग वाला काम बात हो रहा है। और ये सब करने के लिए एक सपोर्टिव एक्टिविटी है, सपोर्टिव सपोर्टिव। एक काम करता हूँ, मे बी द सेकेंडरी से अच्छा ना उसको सपोर्टिव ही लिखता हूँ। दिस इज माई सपोर्टिव एक्टिविटी। ओके, सपोर्टिव, सपोर्ट करते हैं ना ये लोग। आप लोग ने देखा लोग सपोर्ट कर रहे हैं हाँ या ना। तो सबसे पहला सपोर्ट टेक्नोलॉजी के थ्रू मिल रहा है, या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, या फिर फॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, या फिर मतलब ये सब चीज़ें होनी चाहिए, यस और नो। ये बात किया है हमारे वैल्यू चेन एनालिसिस ने। अब एक काम करो, रीड करने से पहले ना आप लोग ये लिख लो ना। कंसेप्ट को समझ लो, वैल्यू चेन एनालिसिस क्या बोलते हैं मालूम है। उसमें भी सी देखने का अलग अलग नजरिया है। सो इन अ बिजनेस chain there are so many value creating activities। क्या बोला, वैल्यू क्रिएटिंग। हर एक्टिविटी जो बिजनेस कर रहा है ना, वो एक वैल्यू क्रिएट हो रहा है अपने कस्टमर्स के लिए, जिसकी वजह से उनका प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो आपको ना आपका एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करना ना बहुत जरूरी है, बोलते वो लोग। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? बिकॉज अगर आपको लगता है ना कि कोई वैल्यू जो ऐसा कोई एक्टिविटी है जिसका कोई वैल्यू एडिशन नहीं है, आप वो हटा के ना कस्टमर को खुश भी रख सकते हो और अपना कॉस्ट कम करके प्रॉफिट भी बढ़ा सकते हो। क्या बोला? आपको एक्टिविटी आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? ताकि आप वो एक्टिविटी जो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है, उसको क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो बिजनेस से। कस्टमर को फर्क भी नहीं पड़ेगा, वो खुश ही रहेगा, और आपका कॉस्ट क्या हो जाएगा और आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा। अब ये जब तक आपको एग्जांपल नहीं दूं ना, ये जो बोर्ड में और 4 बार बोलूं ना, तो भी आप लोग को ऐसी शक्ल रहेगा, आप लोग नहीं समझेगा। तो मैं एग्जांपल देता हूँ। डेयरी मिल्क खाया था पहले कभी और अभी खाया है, डिफरेंस है क्या कुछ? सिल्वर फॉइल का डिफरेंस है, पता है कि नहीं पता है? था मैंने पहले ना एक सिल्वर फॉइल आता था, गोल्डन, मैं सिल्वर क्यों बोल रहा हूँ, सो सॉरी। हाँ, किटकैट में सिल्वर होता है, सो गोल्डन। सो सुन लो, अभी नहीं आता है। कितने तो क्रोर्स ऑफ रुपीस बचा लिया उन्होंने। उन्होंने ना आइडेंटिफाई किया यार, डेयरी मिल्क बनाने का एक बार ना हम लोग ना प्रोसेस सारे एक्टिविटी को ना आइडेंटिफाई करते हैं। अरे ये क्या एक्टिविटी है, ये क्या तुम पेपर में इसको रैप कर रहे हो, अगर ये हमने हटा दिया, क्या कस्टमर को फर्क पड़ेगा क्या? अरे किसी कस्टमर को तो मालूम भी नहीं हट चुका है, कस्टमर को फर्क पड़ा नहीं। अपने लिए कॉस्ट सेविंग है बहुत, वैसे जितना भी कॉस्ट सेविंग हुआ ना, थाउजेंड्स ऑफ करोड़, पूरा का पूरा प्रॉफिट आया क्या समझ में? तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, पूरे चेन में अपने वैल्यू को आइडेंटिफाई करो। फिर से बोलता हूँ, वो पूरे चेन में जो वैल्यू एडेड एक्टिविटी है ना उसको रखो, जो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है ना उसको हटाओ। कस्टमर भी खुश रहेगा और आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा, बिकॉज कॉस्ट कम होता है। क्लियर? आते हैं अब इस पे। विथ ईच ट्रांजैक्शन, ये इसलिए समझा रहा हूं बिकॉज आप लोगों का सेंटेंस इजी हो जाए। विथ ईच ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल बिजनेस प्रोड्यूस वैल्यू फॉर द
customers, produce value for its customers in the form of satisfaction. और कस्टमर अगर सेटिस्फाइड तभी तो अपना धंधा चलेगा और तभी जाके अपना प्रॉफिट बढ़ेगा. एंड प्रॉफिट फॉर देमसेल्फ एंड देयर शेयर होल्डर. मतलब कस्टमर का सेटिस्फैक्शन इज इक्वल्स टू अपना प्रॉफिट. बराबर. कंपनीज दैट जनरेट मोर वैल्यूज, ऑब्वियस है हाँ या ना. companies that generate more values are likely to make more profit than those who generate less values. Understanding value chain of an organization is critical for evaluating how much value it generates. मतलब जैसे कि आप रैपर से याद रख सकते हो कितना वैल्यू है इस चीज का कस्टमर के लिए. क्या अपने लिए डेयरी मिल्क में उस रैपर का कोई वैल्यू था क्या? कोई बिजनेस में फर्क पड़ा क्या? ऐसे और भी बहुत एग्जांपल्स हैं. आप लोग कोई सोच सकते हो क्या प्रैक्टिकल एग्जांपल ऐसा कुछ हो गया है जिससे अपने को फर्क ही नहीं पड़ा है? एग्जाम्पल टेक्नोलॉजी में अगर बात करें, मोबाइल में बात करें, हेडफोन्स. पहले के ज़माने में अगर आप लोग ईयरफोन्स, पहले के ज़माने में बात करो, अगर आप लोग ने कभी पहले के ज़माने में फ़ोन लिया होगा ना, तो बॉक्स के अंदर है ना ईयरफोन्स आता था. उन्होंने आइडेंटिफाई किया इसका ज़रूरत है क्या, हटा दिया. कोई फ़र्क पड़ा क्या? कॉस्ट सेविंग हुआ क्या? बहुत बहुत सेविंग हो गया उनका. एक एक ईयरफोन नहीं नहीं तो भी 60-70 रुपये तो एवरेज कॉस्ट था ही था बनाने का. और कितने बना रहे इंटू कर लो उतने का सेविंग हो गया उनका. सेल कम हुआ क्या? बिल्कुल नहीं हुआ. अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू चेन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज क्रिटिकल. अंडरस्टैंडिंग वैल्यू चेन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज क्रिटिकल फॉर इवेल्युएटिंग हाउ मच वैल्यू इट जनरेट्स. आपको ये समझना है कि कितना वैल्यू वो जनरेट कर पा रहा है उस चीज से. अगर आपको लगता है ना वो वैल्यू नहीं जनरेट कर पा रहा है, हटाओ ना, हटाओ. क्लियर? value chain analysis is a method value chain analysis is a method which is used by strategists to break down each process of their business employees. एक एक प्रोसेस को तोड़ो, समझो. समझ रहे हो आप? एग्जांपल डेयरी मिल्क का एग्जांपल से, यस और नो. दिस एनालिसिस could be used to improve the sequence of operations, enhancing efficiency and creating a competitive. अपन ने कर दिया अपना प्रोडक्ट सस्ता तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा अपने को, यस और नो? वैल्यू चेन एनालिसिस कैन बी यूज्ड बाय बिजनेस ऑफ ऑल साइज, सोल प्रोप्राइटर टू एमएनसीज, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. ईच ऑर्गेनाइजेशन हैव अ यूनिक सेट ऑफ प्रोसीजर्स टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज. आप एग्जांपल डेयरी मिल्क का एग्जांपल से ना सोचते रहना. आप लोग है ना इसको ना एग्जांपल ऑफ कैडबरी कंपनी कोई भी हो, डेयरी मिल्क, उससे इसको बस एनालाइज करते रहना उस आंसर से. आप लोग को मैं अभी भी बोलूंगा आंसर याद रखने के लिए ना एग्जांपल याद करना, उस एग्जांपल से सोचते रहना. जैसे पोर्टर में बोलता हूँ एयरलाइंस से सोचते रहो, अपने आप जवाब आते रहेगा. वैसे ही आपको जब आया वैल्यू चेन डेयरी मिल्क सोचते रहो, जवाब मिलते जाएगा. Organization have a unique set of procedures and they may all benefit from the value chain analysis to evaluate and optimize their process. Optimize the process मतलब उस प्रोसेस को हटा दें. यहाँ value chain have been widely used read करना पड़ेगा. widely used as a means of describing the activities within and around the organization and relating them to an assessment of competitive strength of an organization. Value chain analysis was originally introduced as an accounting analysis. क्या बोला है? to shed the light of value added, बोला ना वैल्यू एडेड एक्टिविटी करके आइडेंटिफाई करो. पहले ये होता था. और आपको पता हो ना पहले अकाउंट्स में एक टॉपिक हुआ करता था, पर अभी छोड़ दो, अभी निकाल दिया उन्होंने. इकोनॉमिक वैल्यू एडेड एक्टिविटीज ऐसा करके, of separate steps in complex manufacturing process in order to determine where the cost blah blah blah. The two basic steps of identifying, इधर ध्यान देना, the two basic steps of identifying separate activities and assessing the value added activity from each were linked. सर ये टू बेसिक स्टेप कौन सा है? ये वाला ही बात किया उन्होंने. वर लिंक टू एन एनालिसिस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बाय माइकल पोर्टर. अब यहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज है? प्राइमरी एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर ग्रुप्ड इनटू 5 मेन एरियाज. इनबाउंड ऑपरेशन, ये क्लियर है क्या? इनबाउंड लॉजिस्टिक्स आर एक्टिविटीज. क्या बताया था आपको? क्या बताया था? तो देखो क्या बोला है, खरीदना.
तो इट इज कंसर्न्ड विद रिसीविंग, स्टोरिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग द इनपुट्स। इनपुट्स मतलब ही रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल बराबर। दिस इंक्लूड्स मटेरियल हैंडलिंग, स्टॉक कंट्रोल, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा, लाइक ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउसिंग डन। ऑपरेशंस, एक मिनट, ऑपरेशंस मतलब काम करना, पेंटिंग वाला था, कोई ना कोई काम चल रहा है। ऑपरेशन मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, वही बात किया है। सो इट इंक्लूड्स मशीनिंग, पैकिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये आउटबाउंड मतलब हम लोग ने क्या बोला था, बन के तैयार है अब शोरूम में जा रहा है, तो यहाँ पर क्या बोला है, कलेक्ट, स्टोर एंड डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट टू द कस्टमर्स। फॉर टेंजिबल प्रोडक्ट इट मे बी अ वेयर हाउस, material handling, transportation etc. In case of a service it may be concerned with the arrangement for bringing the customer to the service if it is a fixed location, example stadium, sports game, जो भी है इवेंट जहां पर हो रहा है। मार्केटिंग, गुड्स बेचने के बारे में बात हो रहा है। इट मींस वेयर द कस्टमर, कंज्यूमर आर मेड अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट एंड आर एबल टू परचेज इट। दिस वुड मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट मिल रहा है, मार्केटिंग करना पड़ेगा ना, ऐसा नहीं आके शोरूम में चुपके से रख दिया, आपको बताना पड़ेगा यहाँ पर ये अवेलेबल है कार। दिस वुड इंक्लूड सेल्स एडमिनिस्ट्रेशन, advertising, selling and so on. In public services communication, network which helps user access a particular services are often important. Services में after sale service repairs का बात हुआ है। So these are all activities which enhance or maintains the value. इसकी वजह से उसका वैल्यू मेंटेन होता है कि अगर कुछ हो गया कुछ खराब तो वी आर देयर। एनहांस एंड मेंटेन द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट सच एज इंस्टॉलेशन का सर्विस देना, रिपेयर, ट्रेनिंग, स्पेयर्स। क्या होता है, जैसे कि आप इलेक्ट्रॉनिक समझो कि फ्रिज या फिर डिश वॉशर, आप डिश वॉशर अगर सेल करते हो, बॉश बॉश कंपनी, तो ऐसा नहीं कि मैंने बेच दिया अब तुम देखो, वो लोग है ना अपना एक पर्सन भी भेजेंगे, यूज कैसा करना है एक्सेट्रा। जैसे एक्वागार्ड वाला भी, ऐसा नहीं कि एक्वागार्ड खरीदा अब तुम लोग खुद ही इंस्टॉल कर लो, वो लोग इंस्टॉलेशन के लिए भी आदमी लोग भेजते हैं, हाँ या ना। तो आफ्टर सेल सर्विस होना भी जरूरी है, आफ्टर सेल सर्विस भी होना जरूरी है। क्लियर। ईच ऑफ दिस ग्रुप ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज जो है ना, उसको मदद करने के लिए सपोर्टिव एक्टिविटी है, यस और नो। तो आर लिंक टू सपोर्टिव एक्टिविटी। पहला, इट इज प्रोक्योरमेंट। दिस रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग वेरियस रिसोर्स इनपुट्स टू द प्राइमरी एक्टिविटीज। वेरियस रिसोर्स बहुत सारे लोगों से लेना। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, रोबोट जो था, ऑल वैल्यू एक्टिविटीज, ऑल वैल्यू एडेड एक्टिविटीज have a technology, even if it is simply know-how. The technology may be concerned directly with the product or with the process. हम लोग ने प्रोसेस वाला देखा था, हाँ या ना, जो प्रोसेस काम चल रहा था वहां पर टेक्नोलॉजी था, हाँ या ना। अरे खरीदने में भी हो सकता है, सब चीज में हो सकता है। ह्यूमन रिसोर्स मतलब एम्प्लॉय लोग लगेंगे। इट इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट एरिया which transcends all primary activities. It is concerned with those activities involved in recruiting, मैनेजिंग, ट्रेनिंग, डेवलपिंग। एचआर का काम क्या होता है, एम्प्लॉय लोगों को हायर करना, उनको ट्रेनिंग देना, उनको खुश रखना। खुश रखना का मतलब है कि उनको सैलरी इंक्रीमेंट बार बार टाइम टू टाइम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ध्यान रखने का काम उनका होता है, बराबर है। रिवॉर्डिंग पीपल, रिवॉर्ड करेंगे तभी तो वो टिका रहेगा कंपनी में। इंफ्रास्ट्रक्चर, द सिस्टम ऑफ प्लानिंग, फाइनेंसिंग, क्वालिटी कंट्रोल, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट आर क्रूशियली इंपॉर्टेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस, बिकॉज इसके बिना हो ही नहीं पाएगा। यस और नो। डन। क्लियर है। मैं वापस से बोल रहा हूँ, हेडर मैंने बताया आप लोगों को, मीनिंग समझाया, बट अंदर का कंटेंट आप लोगों को रीड करना है वापस से। डन। ये आप लोग मुंडी तो हिला रहे हो, पढ़ोगे कब? कभी नहीं हो पाएगा। मैं आपको तो एक बुक में लिख के देता हूँ, ये बात कभी नहीं हो पाएगा, बिकॉज एक बार मेरा खत्म हो गया, उसके बाद अगर आपने सोचा ना मैं शुरू करता हूँ, ये सबके लिए है। मेरा खत्म होने के बाद अगर आपने सोचा ना मैं शुरू करता हूँ पढ़ने का, ट्रस्ट में आपको एसएम बिल्कुल अच्छा ही लगेगा, समझ में भी नहीं आएगा। अगर हाथों हाथ दो दो आंसर भी पढ़ोगे ना रोज का, जितना चल रहा है, दो चार दो, ऐसा भी नहीं 10-10 आंसर हुआ है, दो चार तो हो जाएगा। ये सब्जेक्ट का ही प्रॉब्लम है, ये सब थियोरी वाला, बट अपने को स्मार्ट बनना है। दो चार ना हजम हो जाता है। आपने बोला नहीं सर मैं तो शक्तिमान हूं, मेरे को एक साथ 20-20 चाहिए, शक्तिमान सिर्फ रणवीर सिंह है। चलो, बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए जो थोड़ा थोड़ा करते हो ना उसको खत्म कर देने का। थोड़ा थोड़ा पढ़ने में ना तकलीफ नहीं होगा आपको, थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे इजीली हो जाएगा।
और एक साथ चैप्टर खत्म होने के बाद करोगे ना तो आपको ऐसा दिखेगा समुंदर, बाप रे इतना सारा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए भी। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस। देखो, मुस्कुराओ, खुश रहो। क्या पता कल हो ना हो। करो। वो मुझे देख के हंस रही है, इसने मैंने बोला कि आप कितना भी खुश हो, टेंशन, लेक्चर होने वाला है अभी, ये अभी वाला लेक्चर कल भी है और अभी भी है। नोटबुक ओपन करो। मैं रीड नहीं करने वाला, तुम लोग कोशिश करो। अभी मैं क्या, आप लोग बताओ मुझे। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस। अमन, कंटाल आ रहा है वहां। समझा। एक्चुअली में इन लोगों ने पहले ईआईएस बिठाना चाहिए, तब तुमको ना इसका इज्जत आएगा, तब तुम लोग इसका इंपॉर्टेंस समझेगा। तुम लोगों ने क्या है मालूम है, प्रॉब्लम है वही, जिस दिन आप लोग ने दूसरा साइड देख लिया ना, प्यार हो जाएगा एसएम से। ईआईएस है ना, सदमा है सदमा, पागल हो जाओगे इतना। ये लैंग्वेज ऐसा है जो समझ रहा है उसका लैंग्वेज भी नहीं समझेगा। और एक एक चैप्टर है ना, 5 ही चैप्टर है, एक एक चैप्टर है ना 90 पेज का रहता है आसपास। एक चैप्टर इज इक्वल्स टू अकाउंट्स का 10 चैप्टर। फिर भी अकाउंट्स का 10 चैप्टर परवड़ेगा क्योंकि नींद नहीं आएगा। इसका एक चैप्टर पढ़ते पढ़ते ना लगता है ना एक अटेम्प्ट निकल जाएगा। बात वो नहीं है, बात वो है कि इतना इतना टेक्निकल लैंग्वेज, ये वो जो जरूरत नहीं है वो भी सब उसके अंदर भर के रखा है। ऑडिट तो फिर भी बहुत काम का चीज है। ऑडिट देखो, जो चीज थोड़ा समझ गया ना, जो चीज थोड़ा, और वापस से बोल रहा हूँ अपने को समझना कितना है। जैसे कि मैं अभी भी इधर बता रहा हूँ, अपने का हर एक आंसर का एकदम डिटेल थोड़ी देख रहे हैं। कॉन्सेप्ट को समझ ले, अच्छा 5 वोटर कमीशन समझ गया, एक्सपीरियंस का कॉन्सेप्ट समझ गया। ऐसे कॉन्सेप्ट समझ समझ के आप आगे बढ़ जाओगे ना तो आपको सारे कॉन्सेप्ट का आइडिया है कि कल आप लोग बात कर सकते हो उस कॉन्सेप्ट के बारे में, तो बोर नहीं होगा ज्यादा। बट अगर आप नहीं समझ के, अगर आप उसको, जैसे कि आज मैं चलो आपको कुछ बताता नहीं हूँ, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस मैं नहीं बता रहा हूँ। अभी अपन देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। इट इज अ कॉन्ग्लोमेरेट ऑफ मल्टीपल यूनिट्स। समझा। सेकेंड, क्या बोला है, मल्टीपल यूनिट्स ड्रॉ ऑन अ कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेस। क्लियर। थर्ड, यूनिट रेस्पॉन्ड टू कॉमन, मजा आ रहा है। ये होने वाला है डिफरेंस, ऐसा होता है ईआईएस में। अब यही चीज अगर आपको समझा दूं ना एक बार, तो ये आप फटाफट समझ लोगे और बोल लोगे कि क्या लिखा था ये सब। चलो पहले इसको समझते हैं, फिर से इसको देखते हैं, इसका फिर पोस्टमार्टम करते हैं। पहले इसको समझते हैं कि ये है क्या। आप लोग ने लिखा, हेडिंग लिखा, आप लोग ने हेडिंग लिखने का पेज नंबर भी लिख दो ना, पेज नंबर 2.18। वाई गो ग्लोबलाइजेशन। मॉड्यूल बंद रख लो, पहले कंसेप्ट को समझ लेते हैं। अच्छा, मैं अगर आपको बोल रहा हूँ ग्लोबल अपने को जाना है बिजनेस करने के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि अपने को बाहर जाना है,
ये इतना भी सही है कि बाहर के लोग इंडिया आ रहे हैं, तो अपने को दोनों एंगल से बात करना है। क्लियर? ग्लोबलाइजेशन मतलब यूएस वाला इंडिया क्यों आना चाहता है, या इंडिया वाला यूएस क्यों जाना चाहता है, बस आपको वो बताना है। कंसेप्ट खत्म। उतना ही है ये। तभी जाके हम बोलेंगे कि यस ग्लोबलाइजेशन है। इंटरनेशनलाइजेशन मतलब इंटरनेशनल जाने के लिए, बाहर वालों के लिए इंडिया इज इंटरनेशनल, इंडिया वालों के लिए बाहर इज इंटरनेशनल। यस और नो? मुझे बताओ, मुझे बताओ। पॉइंट नंबर वन, वाई वाई गो ग्लोबल? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए समझा नहीं, मतलब आप बोलते हो चाहे अपना यूएस में जाकर कॉफी शॉप चालू करोगे और बोलोगे रानी जाओ वहां पर एम्प्लॉयमेंट में जनरेट कर रहा हूँ। हाउ विल इट क्रिएट एन एम्प्लॉयमेंट अगर मैं बिजनेस ग्लोबल कर रहा हूँ, या ग्लोबल वाले लोग इधर करें तो यस। ओके। और वाइडर कस्टमर बेस, बराबर है। वाइडर कस्टमर बेस। तो सबसे पहला अपने को कैन आई सिंपली से दैट बहुत सारा कस्टमर चाहिए बिजनेस को ग्रो करने के लिए। क्योंकि सर वहां पर क्या मिलने वाला है मालूम है मुझे? अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है। वहां पर मुझे क्या मिलने वाला है? सेकंड, सेकंड इधर देख लो, सही कर देता। आजकल टाइम का बहुत मारा मारी है, हाँ या ना? आपको अगर किसी को मालूम है, याद है, सबसे पहले ना मिंत्रा फ्लिपकार्ट चलता था। फिर एंट्री किसने लिया मालूम है? अमेजोन। अच्छा, फिर अमेजोन ने एंट्री लिया तो फिर अमेजोन को सक्सेस कैसे मिल गया इतना जल्दी? हाँ, एक्सीलेंट। अमेजोन ने, अगर किसी को याद होगा मालूम होगा ना, वन डे डिलीवरी चालू किया था कंसेप्ट। सेम डे डिलीवरी। लोगों का हंगामा हो गया। अमेजोन तो उसको देखते देखते ना मिंत्रा वाले लोगों ने भी चालू किया, बट उनको मालूम है नहीं हो पा रहा है। मिंत्रा ने चालू किया, फ्लिपकार्ट ने चालू किया, बट नहीं हो पा रहा है। अमेजोन ने भी स्टार्टिंग में ना आदत लगाई, इतना बकवास ऐप था ना उनका। उनका मतलब जो फिल्टर था ना वो समझ में भी नहीं आता था। बट फिर धीरे धीरे लोग ने इम्प्रूव कर लिया। अब बोले सर इतने बड़ी कंपनी अमेजोन, उसका बात कर, आंसर इज यस। इंडिया में वो लोग क्या पहले से नहीं थे? अभी अभी आए। अभी अभी मतलब हो गया उनको, तो अभी टाइम हो गया है। पर जब आए थे ना, तो उन्होंने ना टाइम, लोगों को मालूम है वेटिंग पीरियड पसंद नहीं आता है। इधर दिखाता है मिंत्रा वाला 7 दिन में दूंगा, 8 दिन में दूंगा। अमेजोन ने सीधा जब बोला ना सेम डे डिलीवरी, विद इन 24 आवर्स डिलीवरी, लोग टूट पड़े। क्या भयानक सेल हुआ उनका। मैं भी उन कस्टमर में से एक था। एंड हाँ, 24 आवर्स में डिलीवरी, बाद में धीरे 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 करके उन्होंने भी अपने नॉर्मल में आ गए, 2 दिन में मिलेगा, 3 दिन में मिलेगा, आज के डेट में वही चल रहा है। तो देर इज shrinkage of time and distance, providing faster transportation। इसके लिए 1 मिनट, इसके लिए एग्जाम्पल इज अमेजोन, इसके लिए एग्जाम्पल इज अमेजोन। नेक्स्ट यहां पर देखो ना, हीरो होंडा। होंडा कंपनी किधर का? होंडा कंपनी किधर का? जापान। हीरो कंपनी किधर का? हीरो क्या बनाता है? हीरो क्या बनाता था? होंडा वाले को क्या लगता था मालूम है क्या? इसके पास है ना उतना है नहीं, मैं सिखाता हूँ। नो हाउ, ही चार्ज नो हाउ फ्रॉम हीरो, बराबर है ना? और उसने सिखाया, और उसने खुद ने फिर मतलब लॉजिकली उसने खुद ने एंटर कर लिया। तो वो लोग एंटर कब करते मालूम है क्या? ग्लोबल बिजनेस में। जैसे कि बाहर के लोग इंडिया में कब आते हैं? जब उनको लगता है कि ना इंडिया के लोग ये नहीं कर सकते हैं ना, और बहुत अपॉर्चुनिटीज है इधर।
इंडिया में ना बहुत अपॉर्चुनिटीज है ना, सबको लगता है, क्यों मालूम है? सबसे मेन रीजन है पॉपुलेशन। अपने इधर का जितना पॉपुलेशन है ना, ठाणे का पॉपुलेशन है ना, एक कंट्री का उनका पॉपुलेशन हो जाएगा। इंडिया सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है, इंडिया सबसे बड़ा। तो बाहर के लोग ना इधर इसलिए इधर आना चाहते हैं। और उनको लगता है, क्या मालूम है क्या, इन इतने सारे लोगों को सर्विस देने के लिए ना इंडिया वालों के पास नहीं है उतने लोग। ये जो इंडिया के लोग हैं ना, सब लोग रुके हुए हैं, और बट सर्विस देने वाले लोग नहीं है, तो इसलिए बाहर के लोग आते हैं, हम देंगे हम देंगे हम देंगे। होंडा वाला आ गया। तो थर्ड, when they feel like domestic market are no longer adequate and rich, इसका एग्जाम्पल याद रख सकते हो आप, होंडा वाला। और एक एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा नेक्स्ट, फोर्थ वाला सुन लो। चीप लेबर्स, चीप कहाँ पर मिलता है, समझ गया? प्रैक्टिकल एग्जांपल, इन लेट 90s, 2019 का जो था, आई वॉज वर्किंग विथ अ, मतलब उनके साथ मैं कंसल्टेंसी में कर रहा था, विथ क्लासेस ऑफ कोर्स। कोई मुझे पहले से अगर जानता होगा, मतलब पहले से, मैं हमेशा ना सेकेंड हाफ ना रहता नहीं था, मैं सेकेंड हाफ हमेशा चला जाता था कहीं। तो कंसल्टेंसी था, बिकॉज मैं बहुत जगह पर जाके ना, जीएसटी का काम हुआ, टैक्स का काम हुआ, प्रैक्टिस का काम बहुत करता था पहले, अभी मैंने वो पूरा कर दिया है बंद। पहले मैं बहुत करता था, वो भी क्लोज कर दिया है। तो वहां पर है ना, एक पर्सन है, पर्सन मतलब बिग शॉट, यूके में रहता है, यूके। अफजल बैठा है ना, हाँ। तो अफजल बहुत अच्छे से समझ पाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ही इज नॉट अ क्वालिफाइड पर्सन, इज नॉट अ क्वालिफाइड पर्सन। अपने जैसे अपने इधर सीए क्वालिफाइड है ना, तो मुझे लगता था यार मैं कुछ नहीं हूँ उसके सामने, कुछ भी नहीं। ही इज नॉट क्वालिफाइड पर्सन। बट वो रहता है किधर, यूके, लंदन। उन्होंने ना खुद का ना सीए प्रैक्टिस डाला है, मतलब वहां पर ना एसीसीए लगता है, वहां पर एसीसीए लगता है, एसीसीए, अपने यहाँ पर जैसे सीए है। और एसीसीए इज मच 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 इजियर देन सी। अपने इधर जैसे अगर आप बैफ कर लो ना, तो एसीसी हो गया उधर, मतलब नॉट एकदम दैट, बट फिर भी बहुत इजी है। उन्होंने ना खुद, और वो एसीसीए भी क्लियर नहीं है। तो जैसे अपने यहाँ पर भी कोई सीए क्लियर नहीं हुआ ना, तो क्या चालू करता है मालूम है? टैक्स कंसल्टेंसी चालू करता है। तो वैसे ही उन्होंने ना, एक मिनट सुन लो ना स्टोरी, मजा आएगा। तो उन्होंने ना खुद का ना फॉर्म चालू किया है, इतने क्लाइंट्स, बिकॉज क्या मालूम है, ये सब करने वाले लोग बहुत कम है वहां पे। उन्होंने खुद का ना प्रैक्टिस चालू किया है, और उनको जो भी पैसा मिलता है ना, सब पाउंड्स में। और वो वहीं पर क्लाइंट है, वहीं पर ऑफिस है, वहां पर ना सिर्फ 2 एम्प्लॉय है यूके के ऑफिस में, और बहुत क्लाइंट्स है, बहुत क्लाइंट्स, बहुत मतलब बहुत क्लाइंट्स है। 2 पर्सन है, 2 पर्सन का काम क्या मालूम है? बैंक स्टेटमेंट लेंगे, स्कैन करेंगे, हम लोग को मेल करते हैं, सब काम। इधर ना ऑफिस डाला है, 15 से 20 लोग है, इधर भी सीए का प्रैक्टिस है। और इधर देखने के लिए ऑफकोर्स वो नहीं है, वो सिर्फ काम है ना, पूरा इंडिया से करवाते हैं, इंडिया के लोगों से ना काम करवाते हैं। मतलब मैं था, मेरे साथ है ना, हम लोग ना 7-8 सीए ऐसा। एंड यू वोंट बिलीव, एवरेज एक इंडिविजुअल सैलरीड है, मेरे को बताओ, अगर ये सैलरी कल ये मेरे पास रिटर्न फाइल करने आएगी, कितना चार्ज करना चाहिए इसको, कितना चार्ज करना चाहिए अफजल आपके हिसाब से? बहुत कम बोल दिया, फिर भी अपन थोड़ा सा एक ये रखते, 2000, 2000 चार्ज करते इंडिया के लोग, 2000, 1500। अरे 1500 भी चार्ज करेंगे, बहुत नखरा करते, अरे मैं खुद कर लूंगा। फैक्ट है, ये हिस्ट्री है अपना इधर का। प्रॉब्लम है, यूके में एक सैलरीड या नील रिटर्न फाइल करने का 2 लाख रुपए लेते हैं, 2 लाख, 3 लाख। एंड रूल क्या मालूम है? रूल, रूल बताता हूँ, अरे क्या मजेदार, इतना मजा आता था ना काम करने को।
बहुत मजा, सुन तो लो रूल। रूल वॉज, पहला पैसा आएगा, उसके बाद ही रिटर्न अपलोड होगा। आज प्रॉब्लम क्या होता है अपने इंडिया में ना, ये प्रॉब्लम है, सर्विस दो और बाद में ना पैसा मांगते रहो मांगते रहो मांगते रहो। अपने इधर ना इसलिए ना लोग आधा ना इंडस्ट्री खत्म हो जाता है, पैसा मांगने के चक्कर में ना लोग है ना कंटाल जाते, थक जाते हैं। बट ये सब है ना बाहर नहीं चलता है। उधर सिंपल रूल है, पहला अकाउंट में पैसा आया, अच्छा मिस्टर ए ने पैसा दिया, ए का रिटर्न फाइल करो, बी ने दिया, बी का रिटर्न फाइल करो। जिसने पैसा नहीं दिया ना, कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी बोले, पैसा नहीं है ठीक है, नहीं है तो तुम बाद में कर लेना, कोई घाई थोड़ी है। तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुमने कमाया ना, वो कमाया, तुम बोलते तुम्हारे पास पैसा नहीं है, वो सीधा है, बहुत स्ट्रेट है। तुमने कमाया, तुम्हारा इतना प्रॉफिट है, तुमको टैक्स भरना है, टैक्स भरने के टाइम पे बोलते पैसा नहीं है, वो बोलते कि सीए तुम खुद भर दो। बोलता है ओके मैं बाद में कर लूंगा, तुम जाओ अभी, बात मत करो, टाइम वेस्ट मत करो। उधर है ना टाइम इज मनी, घंटे का चार्ज होता है। मैंने एक बार एक पीजीबीपी वाला रिटर्न कर दिया, उधर भी ये सब चलता है, बिजनेस इनकम कैपिटल गेन सब है। उस दिन तो मेरे को दो टाइम में ना मेरे को मतलब बहुत ज्यादा मजा आ गया था, तभी मैंने उनसे बात किया था। पीजीबीपी का किया था, और पीजीबीपी क्या, अपना पीजीबीपी करो ना तो मजा आता है, अपने इंडिया का कैपिटल गेन करो तो मजा आता है, इतना एफयूओसी एचडीबी ये सब है। उन लोगों का पीजीबीपी देखोगे ना, सेल माइनस कॉस्ट खत्म, एक्सपेंस, अरे आप लोगों को दिखाएगा ना पीएनएल, अपने इधर पीएनएल सोच सोच के फ्रॉड करना पड़ता है। उन लोग के इसमें ना तीन ही चार खर्चा आ रहता है, सिर्फ तीन से चार खर्चा। उन लोग का ना सबसे बड़ा खर्चा इस, उन लोग ना सैलरी वर्ड नहीं यूज करते, पेरोल वर्ड यूज करते हैं। पेरोल का, और लोगों को पेरोल का भी डिटेल ना अपलोड करना पड़ता है कि किस किस को सैलरी देते हो, वो अपलोड करना पड़ता है, और वो भी अपने को साइट से अवेलेबल हो जाता है। खर्चा बचेगा ही क्या, हार्डली कुछ दो से तीन खर्चा दिखाना है, मतलब पीएनएल बनाने का 4 लाइन। तो मेरे को लगा कि ये बार है ना सर चार्ज करेंगे, दो का 3-4 लाख तो चार्ज करेंगे, 10 लाख। मेरे को तो ऐसा लगा मैं 3-4 क्लाइंट में ही रखता हूँ, 4 क्लाइंट मेरे को चाहिए सिर्फ, 4 क्लाइंट मिल गया बस, मैं 4 क्लाइंट का। और एंड ट्रस्ट मी, काम करने को ना आधा से 1 घंटा लगता है, वो करने को 1 घंटा ज्यादा से ज्यादा, 1 घंटा लगता है। मतलब मैं बनाता था, फिर क्लाइंट से कोऑर्डिनेट करने का कि इट्स डन, मेल करो, वो देखेगा हाँ हाँ ओके, अकाउंट में क्रेडिट होगा तो सर बोलेंगे डन, सर रिटर्न फाइल करो तो पैसा आ गया, तो हम लोग अपलोड करेंगे। ऐसा कर करके ना दिन का ना हमको ना टारगेट होता था, कम से कम 50 से 60 लाख का बिलिंग रोज का होना चाहिए। टारगेट मतलब अभी एम्प्लॉय लोगों तो करने का है, बट अगर मैं एज अ कंसल्टेंट हूँ एंड इफ ही इज पेइंग मी एन एक्स अमाउंट, तो मेरे को बोलते थे कि आपको ना 50-60 लाख का ना रोज का करने का, और मेरे को 50-60 लाख का काम करने के लिए ना 1 घंटा लगता था। 1 से 2 घंटा बैठू ना तो हो जाएगा आराम से, लोग उतना पे करते थे। एक दिन तो, और सेकंड टाइम जो मजा आया ना, यू वोंट बिलीव, और सबसे खतरनाक, फॉरेन की एक, फॉरेन एनआरआई थी वो, पंजाब से थी, और उसने ना इन्वेस्टमेंट किया इधर अंधेरी बैंक में। अंधेरी का कोई तो बैंक था, उसने ना एफडी रखा है, कुछ 2-2.5 करोड़ का है, उसको मालूम भी नहीं कितना एफडी है। एंड एफडी वॉज पेइंग समवेयर अराउंड 3.75% ऐसा इंटरेस्ट आ रहा था उसको, कुछ पता भी नहीं था। तो बोली आई डोंट नो कि कितना मनी रखा है उस बैंक में, व्हाट इंटरेस्ट आई एम गेटिंग, ऐसा वैसा, कैन आई गेट अ स्टेटमेंट। उसने सर को बोला, सर ने बोला कि इज देयर एनी वे आउट। मैं बोला ओके आई विल गो पर्सनली एंड आई विल गेट द स्टेटमेंट फ्रॉम द बैंक करके। तो ओके, गया बैंक में, तो बैंक वाले बोलते कि ऐसा अलाउड नहीं है दूसरे का देने, ये वो, तो लेटर ऑफ अथॉरिटी वो सब मैं लेके गया था ऑफ कोर्स। तो वो सुनने को तैयार नहीं, तो मैंने बैंक वाले को बोला तुम क्रॉस चेक करो, मैं अभी इधर ही रुका हूँ। ऐसा करते 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 मेरा 1.5 आवर 2 आवर्स गया, बट मैं लेके आया। लेके आया ना, सर ने बोला 1 मिनट, स्टेटमेंट नहीं देना, पहला बिल भेज। बिल, हाँ, 6.5 लाख का बिल भेज। 6.5 लाख क्रेडिट हुआ, ओके रिसीव्ड क्रेडिट, अब दे। तो क्या चलता है ये, आपको मेरे मोबाइल में ना अभी भी उनके पास कार है ना, कार, जो शोरूम में जितना लोगों के पास कार नहीं है ना, उस पर्सन के पास इतना कार है। मेरे को भेजते थे, अभी ये कार लिया, अभी ये डॉटर के लिए फरारी लिया, मेरे को भेजे थे एक बार, एक्सीलेंट, बाप रे। तभी मेरे को एक बार ऐसे बैठ के ना बता रहे थे, तो सिंपल फंडा क्या मालूम है, इंडिया में चीप लेबर मिलता है, एंड ट्रस्ट मी, जो हम लोग को पे भी करते थे ना वो, जैसे एग्जाम्पल मैं नंबर थ्रो कर रहा हूँ, अगर मेरे को कोई काम करने के लिए 50,000 देगा ना, वो 2-3 लाख रुपए देते थे।
उसके लिए 2-3 लाख क्या है? तुम 60 लाख का धंधा करो, 3 लाख देने में क्या है? 3 लाख करने देने में क्या है? चीप लेबर। वो हमेशा ये वर्ड इसलिए मुझे याद है, बोलता था इंडिया है ना, बट जो टोन और जो ये है ना एकदम बकवास। इंडिया में हमेशा बोलते थे इंडियंस चीप लेबर्स, एकदम चीप लेबर, सस्ता। और उनका फंडा क्या है? कमाने का यूरोज में, पाउंड्स में, और खर्चा करने का रुपीज में। उनका सब अर्निंग्स, 100% ऑफ द अर्निंग्स इज इन पाउंड्स। इंटू 100 कर लो, 1 पाउंड मतलब 100, 110 इतना होता है। और खर्चा जो होता है ना, खर्चा, जो खर्चा, खर्चा इज इन रुपीस। कुछ नहीं है, चिंगूस सा खर्चा है। मैंने एक फ्रेंड को लगाया था, उसका सैलरी था 20,000 अपनी इधर कंपनी में। उसको क्या बोला मालूम है? 20 × 12 करो, कितना होता है? 2,40,000। तो क्या बोला मालूम है? 8 लाख का पैकेज। बोला सूट बीट पहन के आया वो। मैं बोला अरे ये क्या है? मैं बोला कुछ नहीं रे, उसके लिए बहुत कम ही है। 8 लाख रुपीज उसके लिए एक दिन का है। वो तेरे से ना इतना काम करवाएगा ना कि तू पागल हो जाएगा। मतलब वो उस दिन खुश। अरे किसी को अगर तुम 3 लाख 8 लाख देने वाले हो तो पागल हो जाएगा वो। फैक्ट था। तो इतना मतलब मुझे वही बोलना है यहाँ पर। पॉइंट नंबर 4 क्या बोला है? देयर वॉज अ नीड फॉर चीप लेबर स्लैश रॉ मटेरियल। आईबीएम कंपनीज करती है, तभी तो इंडिया में उतरी है। ग्लोबली कोई कोई कंपनीज often set up oversea plants to reduce ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। कोई गाड़ी का नाम बताओ ना ऐसा है जो बाहर की कंपनी है, वो बोली नहीं आज से हमने इंडिया में बेचेंगे, इंडिया में प्रोडक्शन करेंगे उसका। हाँ, इंडिया में प्रोडक्शन है क्या? करने वाले हैं। किया क्या? वो तो उसने ले लिया ना, अपने वाला ही क्या है अभी तो। ऑडी, ऑडी अभी भी बाहर का ही है। अब उन लोगों का वहां से बनाओ, यहाँ पर डिलीवर करो, बहुत महंगा पड़ता था। क्या किया? ग्लोबलाइजेशन। इंडिया में जाओ, इंडिया में बनाओ, वहीं पर दे दो। मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मुझे नहीं पता, ये मैंने देखा है इसलिए। तो बोले कि सर आपने वो लिखा ही नहीं, मैं इतना देर से बोल रही थी। राइज ऑफ सर्विस टू कॉन्स्टिट्यूट, इधर ध्यान देना ये वाला, कॉन्स्टिट्यूट द लार्जेस्ट सिंगल सेक्टर इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। ये मॉड्यूल का लैंग्वेज लिखा है मैंने, क्या बोला मैं समझाता हूँ। उनको क्या लगता है मालूम है क्या यार? कि इंडिया इज अ बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट। उनको क्या लगता है? इंडिया इज द बिगेस्ट कंज्यूमर मार्केट, इसीलिए वो लोग ग्लोबल आते हैं। और इसका एक बेस्ट एग्जांपल दूं ना आपको, ये चैप्टर लोग है। एग्री करते हो क्या? बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया, और लोगों को भी चिपका दिया, लोग भी यूज करते हैं। वीवो, ओप्पो, बराबर है। अरे जापान के भी प्रॉब्लम वही है। जापान में क्या है ना कि नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी है। जापान का पॉपुलेशन का क्या हालत क्या है? ज़्यादा है कि कम है, कि बहुत कम है? बहुत कम है। वो बोलते कि यार हम लोग बना के दे किसको? लेने वाला कौन? लेने वाला इंडिया। आया समझ में? तो कंज्यूमर उधर बैठा है,
कंज्यूमर उधर बैठा तो उनको लगता है कि लेट्स ग्लो ग्लोबल। ट्रेंड ऑफ इंक्रीज्ड प्राइवेटाइजेशन। एक मिनट, ऐसा आपको मुझे बताओ, जो जितना आप लोगों को नॉलेज है, आप दुबई में जाओ और एक कंपनी बनाओ और वहीं पर हो जाओ, चलेगा क्या? ना कभी। आप दुबई में जाके खुद का एक कंपनी भी बनाओ, या दुबई में जाके आप परमानेंट सेटलमेंट हो जा कर लो, चलेगा कि नहीं चलेगा? अलाउड ही नहीं है ऐसा बनाने के लिए। कंपनी बना सकते हो क्या? बना सकते हो क्या? बना सकते हो? तो आंसर इज नहीं, अलाउड है, बहुत रेस्ट्रिक्शंस है। बहुत है ना, रेस्ट्रिक्शन है, बहुत रेस्ट्रिक्शन है दुबई में। और ऐसे बहुत सारे कंट्रीज है ना, अलाउ नहीं करते हैं। बात करते हैं इंडिया का। जो करना है करो, जो करना है करो, जिसको जो कंपनी बनाना है बनाओ। स्विस बैंक आया, स्विस बैंक ने भी तो चालू कर दिया, आया ना? एग्जाम्पल इज स्विस बैंक। प्राइवेटाइजेशन की वजह से भी ग्लोबलाइजेशन होता है, आया ना? लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट। स्टारबक्स मालूम है कि नहीं? स्टारबक्स वालों को भी लगता है सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा मार्केट है ना इंडिया है, इसलिए वो लोग उतर गए इंडिया के अंदर लोगों को कॉफी पिलाने के लिए महंगा महंगा। टू फॉर्म स्ट्रेटेजिक अलायंस एंड हैव। ए, आप लोगों का क्या डिस्कशन चल रहा है? आप लोग किस में मारामारी कर रहे हो? बोलो 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 बोलो। ए, बोलो ना, मुझे भी हंसने दो एक्चुअल में। एक मिनट प्लीज ध्यान दे दो। ग्लोबल क्यों जाना चाहिए? बिजनेस ग्रो करने के लिए, और वहां पर अपॉर्चुनिटीज होता है, यस और नो? दूसरा, ग्लोबल जा रहे हैं हम लोग टाइम और डिस्टेंस को कम करने के लिए। डोमेस्टिक मार्केट उनको लगता है कि इट इज नॉट एडिक्वेट टू मीट द रिक्वायरमेंट, इसलिए ग्लोबल जाते हैं वो लोग। एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं बाजू बाजू में इसलिए। चीप लेबर पूरा कहानी बता दिया है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचाने के लिए ग्लोबल जाते हैं। लार्जेस्ट सिंगल सेक्टर, यही एक सेक्टर है जहां से हम लोग करोड़पति हो जाएंगे। क्या? लार्जेस्ट सिंगल सेक्टर, इंडिया इज द बिगेस्ट कंज्यूमर मार्केट। प्राइवेटाइजेशन की वजह से। और नेक्स्ट, स्ट्रेटेजिक अलायंस फॉर्म करते हैं वो लोग टू गेट अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कौन है वो लोग? स्टार बक्स। मॉड्यूल ओपन करो ना एक बार, ये लिखने का काम बाद में करते हैं। मार्क करो इसको, क्वेश्चन है ये। जो जो याद आ रहा है आप लोगों को जरा देखो ना इधर, एक बार वापस से देखो क्या क्या है। पहला दो तीन पॉइंट याद करो क्या है। सबसे पहला, बिजनेस ग्रो करने के लिए जाना चाहिए और फिर वहां पर अपॉर्चुनिटीज है। दूसरा, श्रिंकेज ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस के लिए यू शुड गो ग्लोबल। अमेजोन आया था इसलिए। तो सबसे पहला, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, पॉइंट नंबर वन लिखो ना इधर। नीड टू ग्रो, हाँ या ना? नीड टू ग्रो, फाइंडिंग अपॉर्चुनिटीज, हाईलाइट करो उससे अच्छा ये सब मेन याद रखना है अपने को। द फर्स्ट एंड द foremost रीजन इज नीड टू ग्रो। इट इज बेसिक नीड ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब सिंपल है, देखो कभी भी बोलूंगा ना मेरे को बाहर भी और मेरा ब्रांच चालू करना है, क्यों? क्योंकि ग्रो करने हैं। और वहीं पर क्यों? क्योंकि वहां पर अपॉर्चुनिटी भी है, वहां पर अपॉर्चुनिटी भी है। Often finding opportunity in the other parts of the globe, organization extend their business and globalize their operations. Clear है क्या ये पॉइंट नंबर वन? इजी। Second, there is a rapid shrinkage of time and distance across the globe because of the faster communication, speedier transportation, growing financial funds and rapid technological change. एक मिनट, ये दो तो हो गया। थर्ड क्या हम लोग ने बोला था? डोमेस्टिक मार्केट
नो लॉन्गर एडिक्वेट मतलब वो लोग सफिशिएंट नहीं है अपने को सर्विस देने के लिए, ऐसा उनको लग रहा है बाहर वालों को। नेक्स्ट क्या था, चीप लेबर। दो दो पॉइंट करके देखते जाते हैं, इधर देखो। डोमेस्टिक मार्केट्स आर नो लॉन्गर एडिक्वेट, द कंपटीशन प्रेजेंट डोमेस्टिकली मे नॉट एग्जिट इन सम ऑफ द इंटरनेशनल मार्केट, क्योंकि शायद उधर एडिक्वेट होगा। फोर्थ पॉइंट फोर्थ पॉइंट क्या बोला, देयर कैन बी वेरिड अदर रीजन, नीड फॉर रिलायबल एंड चीप सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। जैसे एग्जांपल अगर अच्छा पॉइंट के लिए भी बोले तो शायद अपने तो चीज़ें सस्ती मिलती है, इसके वजह से भी वो लोग इधर आते हैं, आया ना। जैसे हम लोग भी बाहर जाते हैं चाइना, क्योंकि वहाँ पर सस्ता मिलता है, तो इसलिए ग्लोबल जाते हैं। तो बेसिकली पॉइंट वन और टू, वन और फोर एकदम प्रैक्टिकल रीजन है। Many foreign business shift and set up some of the operation to take advantage of the availability of vast pool of talents. इधर देखते जाओ क्या क्या लिखा है। नेक्स्ट क्या बोला था पॉइंट नंबर 5 में, इधर reduce ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, और नेक्स्ट वाला क्या था, लार्जेस्ट सिंगल सेक्टर। तो यहाँ पर देखो क्या बोला है पॉइंट नंबर 5 के अंदर। पॉइंट नंबर 5 के अंदर क्या बोला है, कंपनीज ऑफन set up overseas plant to reduce high transportation cost. It may be cheaper to produce the nearby market and reduce the time and the cost. और नेक्स्ट वाला क्या बोला इन्होंने, 6 पॉइंट क्या बोला है, when exporting organization finds foreign markets to open up or grow big, they may naturally look at the overseas manufacturing plants and sales branch to generate higher sales and better cash flow. ये नहीं लिखा है मैंने आपको, ओके ये मैंने नहीं लिखा है, ये नहीं लिखा है, ये रह गया, ये नहीं लिखा है मैंने, आप लोगों को 7th पॉइंट लिखाया है, द राइज ऑफ सर्विस टू कॉन्स्टिट्यूट लार्जेस्ट सिंगल सेक्टर इन द वर्ल्ड, largest single sector in the world economy and the regional economic integration which have involved both world's largest economy as well as certain developing economy. नेक्स्ट क्या बात हुआ इधर, इंक्रीज प्राइवेटाइजेशन और स्ट्रेटेजिक अलायंस। यहां पर भी वही बोला है, द ट्रेंड इज टूवर्ड्स इंक्रीज्ड प्राइवेटाइजेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर्स, लेस गवर्नमेंट इंटरफियरेंस। बट ये सब आप बाहर के कंट्रीज में भी कुछ कुछ जगह पर शायद नहीं कर सकते, ऐसा होता है, रेस्ट्रिक्शन होता है, आप लोग नहीं कर सकते चालू, ऐसा है। तो इंक्रीज प्राइवेटाइजेशन मतलब तुम खुद का ही चालू कर सकते हो, अगर कोई रेस्ट्रिक्शंस है नहीं तो लोग जाएंगे ना ग्लोबल, अगर रेस्ट्रिक्शंस रहा तो नहीं जाते, तो इसका मतलब वही होता है इंक्रीज प्राइवेटाइजेशन का मतलब। और लास्ट वाला पॉइंट क्या बोला हमारे को, यहाँ पर देख लो, टू फॉर्म अ स्ट्रेटेजिक अलायंस टू वार्ड ऑफ इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल थ्रेट्स, बराबर है, टेक्नोलॉजिकल थ्रेट्स को एलिमिनेट करने के लिए, वार्ड ऑफ मतलब एलिमिनेट करना, एंड लेवरेज मतलब फायदा लेना, वार्ड ऑफ मतलब एलिमिनेट करना, लेवरेज मतलब फायदा लेना, कॉम्पिटिटिव फायदा लेना। डन है क्या, बाय गो ग्लोबल लिखने का काम हम लोग कल करेंगे, डन। अरे कल करेंगे इसका मतलब ये है कि अभी कैरेक्टरिस्टिक्स तो देखे, कल देखते, चलो ओके। कल भी